हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। क्लास 12 बोर्ड मैथ्स का पेपर आप लोगों का 9 मार्च को होने वाला है और जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि फुल 80 नंबर की तैयारी मैं इसी चैनल पे करवाने वाला हूं, जिसकी पहली वीडियो आज आप अपने सामने देख रहे हो। बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वन ऑफ द इजीएस्ट और सबसे कूलेस्ट चैप्टर है। सबको अच्छा लगता है ये चैप्टर, बट इसमें भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से हमारे नंबर कटते हैं। तो मैं इस चैप्टर को आपको कैसे कराने वाला हूं ताकि आपके पूरे 10 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएं। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, बेसिक से हर एक चीज कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, बस जो कहूं उसे फॉलो कर लेना। और अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आके आप मेरे से अपना डाउट भी पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आ जाओ भाई। सबसे पहले 10 मार्क्स वाली बात को समझो कि आते कैसे हैं पेपर में। बेटा देखो, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, केस स्टडी और 5 मार्कर क्वेश्चन, इनमें से कोई एक और एमसीक्यू, इसी के अराउंड आपका लगभग पेपर बनता है। अब मेरी पूरी बात समझना, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। देखो भाई, आपको अगर ये 10 नंबर लेने हैं तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इन डेप्थ, क्योंकि एमसीक्यू तभी बनेगा। फिर मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेटा इसके क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी करवा रहा हूं, प्लस मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर होती जाए। तो ये हम अलग से वीडियो में कवर अप करेंगे, फिर आगे चलकर हम एमसीक्यू और केस स्टडी भी कवर अप करेंगे। तो बेटा पेपर तक आपको हर एक चीज में करवाने वाला हूं। अभी आप ये ध्यान से सुन लो कि कॉन्सेप्ट बेसिक से और एनसीईआरटी ये आपकी इस वीडियो में कवर होने वाली है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं भाई, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। बेसिक से सबसे पहले ये चीज समझ लेना कि ये आप रिवीजन सीरीज के रूप में इसे पढ़ रहे हो तो उसी तरीके से करूंगा, वरना मैट्रिक्स करवाने में तो 4-4 घंटे लग जाते हैं, उतना टाइम मैं नहीं ले सकता, ये आप भी समझते हो। ठीक है भाई, तो आ जाओ। मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, सबने इतना पढ़ा है, बेसिक पढ़ी है कि भाई मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं अभी भी आपको, ध्यान से देखो। आप इस तरीके से इसको बनाते हो, एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में होता है जिसमें यहां पे आपको रो दिखाई देती है। ठीक है भाई, इसको हम रो बोलेंगे। और यहां हमें कॉलम दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनते जाना। लेट से हम रो को m बोल देते हैं और कॉलम को n बोल देते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स होती है। कई बार आप मैट्रिक्स को इस तरीके से भी देखोगे, मतलब सेम ही होता है, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। इसमें कोई फर्क ज्यादा आता नहीं है, पेपर में किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर एक एलिमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? यहां पे एक एलिमेंट आ जाता है, ध्यान से सुनते जाना, ये देखते जाओ। यहां पर जो चीज आप बनाओगे उसे एलिमेंट कहोगे। क्या कहोगे? एलिमेंट। अब यहां से सारी चीजें तैयार होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप मैट्रिक्स बना रहे हो तो आप जितनी भी रो बनाओगे हमेशा सबसे पहले वही बतानी है, जैसे कि मैंने m कहा था। फिर अगर आप क्रॉस यानी मल्टीप्लाई लगाकर n लिखते हो तो वो उसकी कॉलम हो जाती है। अब अगर 2 है तो खाली 2 लिखो। और इस m इंटू एन को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है आओ मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। लेट से आपने एक मैट्रिक्स बनाई 5 1 2 3 -1 4 2 और 6। ठीक है भाई, तो यहां पर आपकी कितनी रो दिखाई दे रही हैं आपको? सर 2 रो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो भाई रो हो गई 2। कॉलम कितने दिखाई दे रहे हैं? सर 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपकी 2 रो और 4 कॉलम हो गई। इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई 2/4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गई? 2/4। जितनी रो वो पहले, कॉलम बाद में। अगर आपसे इसी में कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर एलिमेंट्स को कैसे पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनते चलना। देखिए जरा, अगर हम यहां ध्यान दें तो बेटा एलिमेंट को हम लिखते हैं ए आई और जे। याद रखना, ए जो है वो एलिमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, और आई और जे की अगर मैं बात करूं तो आई बेटा आपकी रो को रिप्रेजेंट कर देता है और जे आपके लिए कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट से अगर यहाँ पे ये पहली रो और ये दूसरी रो है और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, मैं एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले ये बताओ कितनी रो और कितनी कॉलम है? यस सर, जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 2 × 3, मतलब 2 रो 3 कॉलम। ओके सर, अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे क्या आएगा? यहां पर समझो, कोई भी एलिमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं,
लिखने का तरीका समझो। अगर आप पहली रो और पहले कॉलम से आ रहे हो तो इसे आप 1 1 बोलोगे। भाई ध्यान रखना, अगर किसी को लगता है कि सर ये चीज़ तो मुझे अच्छे से आती है, थोड़ा आगे पढ़ाओ, थोड़ा तेज पढ़ाओ, तो मेरे भाई आप स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्पीड को 1.5x भी कर सकते हो, जिसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही हो, ठीक है। चलो, तो इधर से फर्स्ट रो, इधर से फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 लिखते हैं। फिर इधर से फर्स्ट रो, इधर से सेकंड कॉलम, तो 1 2 लिखते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। फिर इधर से फर्स्ट रो, इधर से थर्ड कॉलम, तो इसको 1 3 लिखते हैं। सिमिलरली जब आप सेकंड रो में आओगे तो इधर से सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो इसको 2 1 2 2 और 2 3 लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा साथ के साथ कमेंट्स में आंसर लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 2 3 वाला एलिमेंट बताओ तो क्या होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर देना कि कितना आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपको बेसिक ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया तो सीधा टाइप ऑफ मैट्रिक्स से आते हैं। कभी कभार एमसीक्यू में इसके क्वेश्चंस आते हैं। आजकल ना मैट्रिक्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं कि वो डायरेक्ट पूछ लेता है, वो थोड़ा सा ना ऑप्शंस में भी घुमाने की कोशिश करता है। तो अगर आपका बेस क्लियर होगा तो बेटा सीयूटी भी अच्छा होगा, बोर्ड भी अच्छा होगा, ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रो मैट्रिक्स क्या होती है। ध्यान से सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। रो मैट्रिक्स में नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 1 रो हो। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि भाई आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, इस लंबी सी फॉर्म में दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल सी फॉर्म में दिखाई देती है। सर ये रो मैट्रिक्स कैसे हुई, कि भाई इसके अंदर सिर्फ एक रो है, कॉलम आप जितनी मर्जी रख सकते हो। अल्टीमेटली बच्चा इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से देखता है, उसको लगता है रो में तो बहुत सारी रो होनी चाहिए, पर अपोजिट है। रो मैट्रिक्स बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो साफ साफ लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स वेयर m इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया था रो को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कॉलम कितनी भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता, पर रो हमेशा एक ही रहनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स इसका अपोजिट हो जाएगी, इसमें एक रो है उसमें एक ही कॉलम होगी बस। तो रो जितनी मर्जी हो सकती है, ये बात याद रखना। कॉलम यहां से आना शुरू करेगी, ठीक है भाई। चलो एक कुछ भी लिख दो। तो देखो यहाँ पर 4 रो पर कॉलम एक, तो कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा ये 1 फिक्स होता है। ये छोटी सी बात है, अगर एमसीक्यू में पेपर में आ जाती है तो घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, वो हम आगे चल के जब एमसीक्यू आपको करवाएंगे तो वो भी कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की तरफ चल रहे हैं। इससे एमसीक्यू कई बार बने हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होती है भाई, देखो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम यानी नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि अपने पास 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये बेटा ये आपकी 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स बन गई। फिर इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं 3 रो 3 कॉलम, तो आपकी ये 3 by 3 की मैट्रिक्स बन गई। इसको हम 2 by 2 बोलेंगे, इसको हम 3 by 3 बोलेंगे। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 2 तरीके की मैट्रिक्स जरूर आती हैं। सबसे पहली आती है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से सुनते चलना, क्या है ये भी समझाऊंगा। फिर उसके बाद आती है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, 3 तरीके की मैट्रिक्स आपको देखने को मिलती है। ध्यान से पहले इसे समझ लो, फिर ट्रायंगुलर की तरफ भी आपको लेके चलूंगा। भाई सबसे पहले आपको देखने को मिलती है खुद डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर आपकी आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी कह लो, आई कह लो, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो इधर, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी ये तीनों अपने आप में एक पहचान बनाने से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी होता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि अगर आप 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ले रहे हो, ठीक है, आप 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स ले रहे हो, क्यों भैया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होती है, m और n बराबर होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में कुछ ना कुछ होता है। अगर मैं इसको 3 ऑर्डर 3 बना दूं, डायगोनल में कुछ ना कुछ जरूर होगा, बाकी जगह 0 होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान से देखो, ये इसकी पहचान है। नीचे वाला हटा दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये लो समझ में आ रहा है, काफी है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यस सर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 7 8 9। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से वो पूछता है। तो जब भी डायगोनल में 7 8 9 आ रहा है, तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो समझ जाओ 3 एलिमेंट तो होना कन्फर्म ही है, उसके अलावा बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है। सिमिलरली आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी, सेम होगी, कुछ अलग नहीं होगा। बस फर्क इतना होगा मेरे भाई
कि आपके जो स्केलर है ना उसमें सारे एलिमेंट सेम होंगे। देखो 8 8 8 तीनों क्या हो गए, एक लाइन अप में हो गए, तो ये सेम हो गए। यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पर तीनों सेम हो गए, मतलब सर डायगोनल की तरह ही काम करेंगे। यस, तभी मैंने कहा था कि इसको डायगोनल हम कहते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट्स का डिफरेंट होना कंपलसरी होता है। अब वो सेम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बात समझो, डायगोनल में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर स्केलर में यहाँ पे सबका सेम होना कंपलसरी है। मतलब सर यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, 7 है तो 7 होगा, 6 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, कुछ भी हो सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सुनो, आइडेंटिटी भी इसी की तरह काम करती है। इसके यहाँ भी सेम होना चाहिए, पर सेम के साथ साथ ये भी फिक्स है कि वो 1 ही होना चाहिए। तो आइडेंटिटी तब होती है जब यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ध्यान से देख लीजिए भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब आइडेंटिटी में तो सिर्फ दो ही एलिमेंटों की जरूरत पड़ती है, एक 1 की और एक 0 की। इसमें भी दो ही की जरूरत पड़ती है, एक उस एलिमेंट की जो सेम है और बाकी 0 वाले की। इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या सर स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कहा जा सकता है? नहीं, पर आइडेंटिटी को स्केलर कहा जा सकता है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारी चीज समझ में आ गई, तो ट्रायंगुलर की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। ये देखो भाई, ट्रायंगुलर दो तरीके से होती है, एक आपकी अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा इसे ट्रायंगुलर क्यों कहा जाता है। तो देखो भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की पहचान यहीं पर आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ जो डायगोनल बना, ये जो डायगोनल बना, या तो इसके ऊपर आपको एलिमेंट दिखाई देंगे या तो इसके नीचे दिखाई देंगे। इनको जीरो मत समझना, ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो कंपलसरी क्या है यहाँ पर होना, जरा ध्यान से सुनो। अगर आप अपर ट्रायंगुलर पढ़ रहे हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, तो जो डायगोनल आप बनाओगे उसके ऊपर आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके नीचे आपको जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लेट से आप 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रहे हो, 3 ऑर्डर की, तो आपने यहाँ पे लिखा 5 8 9 7 6 3, कुछ भी लिख दो, बट अपर ट्रायंगुलर है तो यहाँ नीचे ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें जीरो का होना कंपलसरी है, और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर में जीरो होना कंपलसरी है। जैसे सर, जैसे ये देखो, बन गया भाई। तो यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर में नीचे ट्रायंगल बनेगा वो जीरो होगा, और लोअर ट्रायंगुलर में ये ऊपर वाला जीरो होगा। बच्चे कहेंगे सर उल्टा क्यों है? उल्टा नहीं है यार, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि अपर ट्रायंगुलर के अंदर डायगोनल के अपर में एलिमेंट होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के लोअर में एलिमेंट होने चाहिए। पर याद रखने के लिए मैंने आपको जीरो के माध्यम से समझाया। इस मैट्रिक्स को याद रखना, डिटर्मिनेंट जिनको आता है उसके लिए आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे आने वाली है, ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, अब इसके बीच में दो मैट्रिक्स और होती हैं जो काफी एमसीक्यू के अंदर आ जाती है। सबसे पहली होती है आपकी जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अब ये नल मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जीरो होता है। अब इसका कोई ऑर्डर फिक्स भी नहीं होता, आप अगर दो ऑर्डर दो बनाना चाहते हो बना दो, वन ऑर्डर वन बनाना चाहते हो बना दो, दो ऑर्डर इंटू चार बनाना चाहते हो बना दो, एक इंटू चार पांच बनाना चाहते हो बना दो, कुछ भी बना दो। बस याद रखना जीरो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट जीरो होता है। ठीक है, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ फॉर ऑरेंज वाला ओ से डिनोट करते हैं, याद रखना। ठीक है भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको। अब आगे चल के इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर कवर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जैसे ही आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स कवर होगी तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेगा। अभी आगे चल के मैं आपको बताता भी हूँ। सबसे पहले एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, अब देखो, अब हम पढ़ने वाले इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसको पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर सिंपल सी एक बात है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स बना रहे हो और आप चाहते हो कि वो इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? वो इक्वल हो जाए, तो एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि दोनों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर इक्वल होने चाहिए तभी तो बराबर की बात आएगी। ये तो कंफर्म है कि होना ही चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बराबर होना कंपलसरी। अक्सर बच्चा ये चीज तो याद रखता है पर ये भूल जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर तो इक्वल होंगे ही होंगे, पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल होना बहुत कंपलसरी है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? देखो 5 6 4 3। ठीक है, एक और मैट्रिक्स बनाते हैं 5 4 6 3। अगर आप ध्यान से देखो भैया, एलिमेंट तो सेम ही आ रहे हैं पर एक नहीं है इक्वल। क्यों नहीं है?
क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर यहाँ से पहली रो पहला कॉलम आया तो यहाँ से भी पहली रो और पहला कॉलम आना चाहिए। मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, पर ये एक में नहीं सब में होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 आ गया पर यहाँ 6 आया है तो ये वाली बात गलत हो जाती है। तो सही क्या होगा? सही होगा अगर यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिखा है तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे ही होना चाहिए। ये होती है आपकी इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, आपसे x प्लस वाई पूछा है तो क्या करना है भाई, यहाँ पर ये जो x माइनस का y है ये बराबर होगा इस -1 के, और ये वाला जो 2x माइनस का y है ये बराबर होगा 0 के। अब इसे आप सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड से कर दो। ये लो, तो भाई x में से 2x गया -x, y में से y गया ये -1, कैंसिल, तो x बराबर आ गया 1। तो x की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो y कितना आएगा, पुट करके देख लो। 1 माइनस वाई बराबर -1, माइनस का y उधर जाके प्लस का, माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 1 और 2, आपसे पूछा था x प्लस वाई बताओ, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है भाई, चलो इक्वालिटी तक चीजें अगर समझ में आ गई है तो अभी इन क्वेश्चंस पे आते हैं हम, जहां पर मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स सिखाऊंगा। फिर ये एक काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो मैंने अभी आपको बताया था मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, राइट द एलिमेंट ऑफ 823। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 823 का सॉरी 823 का एलिमेंट बताओ 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स में। ठीक है भैया, तो 3 ऑर्डर की 3 की मैट्रिक्स पूरी तो बनानी नहीं है हमें, बस हमें बताना है 823। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमें ये वाला एलिमेंट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें दे रखा है ए आई जे, आई रो के लिए जे कॉलम के लिए, इस बात को याद रखना। ठीक है भाई, चलो अब मॉडुलस में लिखा हुआ है आई माइनस का जे डिवाइडेड बाय 2। अब आपको मैंने अगर 2 3 निकालने के लिए बोला है तो ऑब्वियस सी बात है, आई की जगह 2, जे की जगह 3, नीचे 2, 2 में से 3 गया सर -1, पर मॉड्यूलस में है तो +1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 1/2 पुट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है, इजी है। बट इसमें एक ना इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जो इस तरीके का क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में देखने को मिला है। कई बार तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर हम बात करें तो पेपर अच्छे बनते हैं कंपैरेटिवली प्राइवेट से, कुछ प्राइवेट के बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था कि भाई आई प्लस जे दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया कि जब आई जे से बड़ा होगा और इसमें आई जे से छोटा और इक्वल होगा, इस तरीके से दे दिया। और आपसे बोल दिया कि A32 प्लस A23 की वैल्यू बताओ, तो पहले आपको दोनों निकालने पड़ेंगे फिर प्लस करने पड़ेंगे। तो जब मैं A32 निकालने गया तो मुझे फोकस करना पड़ेगा 32 है क्या, कौन रो है और कौन कॉलम है। तो रो में 3 है भाई हमारे पास और ये 2 है, तो 3 2 से बड़ा होता है। तो कौन सी कंडीशन लग रही है सर, पहला आई है दूसरा जे है और आई जे से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन लग रही है। तो यहाँ पर मैं आई प्लस जे पुट करूंगा क्योंकि कंडीशन यही कहती है। तो अब मैंने आई की जगह रख देना है 3, आई की जगह 3 रख दो और जे की जगह रख दो प्लस का 2, तो 3 + 2 आ गया मेरे बच्चे 5। तो यहाँ पर आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली आपको 2 और 3 निकालना है, तो 2 और 3 के लिए साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये आपका आई है, ये आपका जे है और जो कि इससे छोटा है, तो ये वाली कंडीशन लग रही है। अब 2 और 3 इसमें पुट कर दो, 2 × 2 × 3 सर कैसे, भाई दिख रहा है साफ साफ आई और जे लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 तिया 12। अब इन दोनों को आप सॉल्व करके 17 आंसर बता सकते हो। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ बढ़ने से पहले एक ध्यान से देखना भाई, देखो अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपके पास ना कुछ एलिमेंट्स है 0 1 2, ठीक है, और आपको ऑर्डर दे दिया मैंने 2/2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/2 की मैट्रिक्स बनाओ, 1 2 3 4, यही तो बनेगी 2/2, यही तो होता है। रटना नहीं है कुछ भी, समझेंगे हम अच्छे से। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ, इस्तेमाल आपको करना है 0 1 और 2 का। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 4 जगह एलिमेंट रखने हैं, तो यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइस है एलिमेंट रखने की, कितनी चॉइस है आपके पास। सर यहाँ पर मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, तो 3 में से कोई भी रख सकते हैं, यस सर। अगले में यस सर, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड होगी, वरना 3 एलिमेंट से आप 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओगे कैसे, 4 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स। तो भैया यहाँ कोई भी 3, अगले में भी कोई भी 3, अगले में भी कोई भी 3, अगले में भी कोई भी 3, तो आंसर आएगा 3 की पावर 4। तो अपना आंसर आ जाएगा 81। पर इसको रटते कैसे हैं बच्चे, ऐसे रटते हैं
कि भैया अगर आपसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछिए कि कितनी हम बना सकते हैं, हाउ मैनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, तो यहाँ पे रख दो जितने भी एलिमेंट हमें दिए हुए हैं और इसकी पावर में रख दो ऑर्डर को। ये हमारा एक फॉर्मूला बना दिया जाता है। और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं सर? 3 है, तो 3 रख दो एलिमेंट। ठीक है भाई। और ऑर्डर क्या है? 2 × 2, तो ऊपर रख दो 2 × 2। तो 3 की पावर कितना आ गया? 4। ऐसे करने के लिए कहा जाता है। तो फटाक से कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। क्या होगा क्वेश्चन? कि भाई अपने पास एलिमेंट है 2020, 2021, 2023। ठीक है भाई। और आपका एलिमेंट है 2 ऑर्डर 3। तो फटाक से इसका आंसर मुझे कमेंट में दो कि कितनी मैट्रिसेस आप इसके अंदर बना सकते हो। बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब चलते हैं बेटा ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिसेस पे। ऑपरेशन में हम क्या करने वाले हैं? मैट्रिक्स प्लस कैसे होती है, माइनस कैसे होती है, मल्टीप्लाई कैसे होती है, डिवाइड होती नहीं है, उसके लिए हम इनवर्स सीखेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, सबसे पहले प्लस और माइनस कोई अलग चीज नहीं है, दोनों सेम ही तरीके से काम करती है। प्लस माइनस एक ही तरीके की चीजें होती हैं, बस उनको समझना अलग से होता है। ठीक है, और मैं बताता हूँ कैसे। देखो भाई, अगर आपको कोई एडिशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कोई एडिशन, पूरी बात समझना। जैसे आपने इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करी, तो इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो हम उसे इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में भी ऐसी सेम काम करेगा, पर यहाँ पर वो चीज इक्वल रखने की बजाय ऐड करने के लिए बोलेगा। तो मतलब भैया, ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ तब होगा जब ऑर्डर सेम होंगे, पहली चीज। और अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही करोगे, ये बात याद रखना। अच्छा, प्लस और माइनस की बात हो रही है बस यहाँ पर। कैसे सर? देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैट्रिक्स है ए 5 2 1 6, एक मैट्रिक्स है बी 8 4 3 और 2, मैंने आपको कहा ए प्लस बी बताओ, तो सिंपली आप ऐड किसको करोगे? आप करोगे पहले एलिमेंट को पहले के साथ, तो 5 और 8 हो गया 13। फिर आप करोगे 2 और 4 को, ये हो गया 6। फिर आप करोगे 1 और 3 को, ये हो गया 4। फिर आप करोगे 6 और 2 को, ये हो गया 8। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर बनता है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर है। माइनस में भी सेम ही तरीके से काम होगा, बस 5 में से 8 को माइनस कर देना, जैसे आपने सीखा है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसमें मल्टीप्लाई वगैरह सब शामिल है। और देखो, सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई सिर्फ एक तरीके से नहीं होती, दो होती है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर। और फिर हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होती है। तो बाय अ स्केलर से कहाँ गया भाई? हाँ, कैसे स्केलर से मल्टीप्लाई होगा? स्केलर का मतलब होता है बेटा कोई भी कांस्टेंट, एक तरीके से किसी कांस्टेंट की बात हो रही है। तो अगर मैं मान लो मैट्रिक्स बना रहा हूँ 1 2 3 4 8 9, कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ये ए मैट्रिक्स है, अब मुझे 2a बताओ। तो 2a का मतलब है कि a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब a को 2 से कैसे मल्टीप्लाई करना है? ध्यान से सुनो, a को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुन लो, पूरी की पूरी मैट्रिक्स में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ भाई, तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। ये आपको याद रखना है मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गया आपका 2a का लॉजिक, समझ में आया। अब इसी प्रकार से चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कुछ भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है तो उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा बेटे, अगर जब मैं इसको क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके ना पेपर के, मतलब अभी तो पेपर चल रहा है आपका, इसीलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। वरना बाद में क्या होता है, जब हम इस चीज़ को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो पहली एक्सरसाइज करवाने में हमें एक दिन लग जाता है ना, बल्कि दो दो दिन लग जाते हैं कभी। फिर दूसरी एक्सरसाइज मल्टीप्लाई पे पहुंचते पहुंचते तो तीसरी चौथी क्लास होती है। तो उतना टाइम हम नहीं लगा सकते, या आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। कहीं आप सोचो, इसको उस तरीके से जज मत कर रहे क्लास को कि भाई सर आप तो पूरा डेप्थ में बताओ। बेटा ना उतना टाइम आपके पास है ना मेरे पास है, ना सीबीएसई पेपर आगे पोस्टपोन करने वाला है। तो वी हैव टू स्पीड अप, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा ताकि चीजें समझ में आए। ठीक है, बाकी बीच बीच में मुझे बताते रहना। आपका कोई भी फीडबैक हो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आके देख सकते हो, व्हाट्सएप कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। तो जो भी आपको लगता है आप रिप्लाई दीजिए। ठीक है भाई, चलिए। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मल्टीप्लाई का। देखो भाई,
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा एक होती है प्री मैट्रिक्स और एक होती है पोस्ट मैट्रिक्स। जो पहले लिखी है बेटा वो प्री है और जो बाद में लिखी है वो पोस्ट मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनो पूरी बात। यहां पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप 2 तिया 6 3 दूनी 6 लिख रहे हो, जिस मर्जी को पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर पहले ए को लिख रहे हो तो आपको ए से ही करना है, ये नहीं कि आपने ए बी करा तो बी ए करोगे तो आंसर सेम आएगा। इन सम केस आ भी सकता है, वो नंबर्स का खेल होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ये चीज बिल्कुल गलत होती है। अगर कभी ऑप्शन में आए क्या ए बी बी ए बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर उस क्वेश्चन में कुछ और ना पूछा हो तो डायरेक्टली स्ट्रेट क्वेश्चन है कि ए बी बी ए बराबर होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, और कुछ नहीं दिया, नहीं होते बराबर, बात खत्म। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लग गया है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करनी कैसे है। तो देखो भाई, जो भी पहली मैट्रिक्स होती है उसको मैं अगर प्री मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, उसके ऑर्डर m इंटू एन रखो, और जो दूसरी मैट्रिक्स है जिसको मैं बी बोल रहा हूँ, पोस्ट बोल रहा हूँ, इसके ऑर्डर आप p इंटू क्यू रखो। फिर जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसे हम ए बी बोलेंगे, उसके ऑर्डर पे सारी कहानी अटक रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती ही तब है, रूल्स क्या कहते हैं कि भाई जो प्री मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी कॉलम और जो पोस्ट मैट्रिक्स है उसकी रो, इन दोनों का बराबर होना कंपलसरी है। पहले ये एन और पी बराबर होंगे। ठीक है सर, अब ये बराबर हो गए, नेक्स्ट बताओ। जैसे ही ये दोनों बराबर हुए तो जो आपके पास बचा है, नई मैट्रिक्स बची है आपकी ए बी, उसके ऑर्डर होंगे यहां से एम और यहां से क्यू। सिंपल ऑर्डर में मैंने आपको ये समझाया, टेंशन ना लो, अभी दोबारा बताता हूं। तो न्यू ऑर्डर, न्यू मैट्रिक्स ऑर्डर विल बी एम इंटू क्यू, क्योंकि ये चीज हो जाती है एलिमिनेट और ये दोनों हमारे पास बचते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूं इसको। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4, देखो भाई इसके ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसके ऑर्डर है 2 इंटू 3, देखते जाओ। अब यहां पर दो, यहां पर दो, तो ये दोनों सेम हो गया, यस सर। तो जो फाइनल नई वाली मैट्रिक्स बनेगी उसके ऑर्डर होंगे 2 रो और इधर से आएंगी 3 कॉलम। तो ये आपका आंसर बनेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आओ सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको बस ये याद रखना है कि 2 रो है और 3 कॉलम्स है। ठीक है भाई, चलो और कुछ याद नहीं रखना, इसी से आंसर लाके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बताओ ये कौन सी रो है सर, फर्स्ट। कौन सा कॉलम है सर, फर्स्ट। रो कहाँ से मिलेगी, पहली मैट्रिक्स से। कॉलम कहाँ से मिलेगी, दूसरी मैट्रिक्स से। तो पहली रो चाहिए, उठा लो सर, उठा लिया। पहली कॉलम चाहिए, उठा लो। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, इनको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। मतलब भैया पहले को पहले वाले से, दूसरे को दूसरे वाले से, फिर ऐड करना है। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, कुछ इस तरीके से आपको चलना है। अगला सुनो, अगला सुनो। अब आपको जाना है पहली रो में ही जाना है, पर कॉलम सेकंड हो गया, तो बेटा रो अभी भी पहली रहेगी, कॉलम दूसरा आ गया। अब देखो 3 को 8 से करो 24, 6 दूनी 12, हो गया सिंपल। अब आपको थर्ड कॉलम में जाना है, तो रो फिर से यही रहेगी पर कॉलम बदल जाएगा। तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप सेकंड रो में आ गए मेरे बच्चे, सेकंड रो के अंदर आ गए। ठीक है, तो सर आप सेकंड रो उठा ली, सर पहली कॉलम है, ओके पहली कॉलम उठा ली। तो 1 तिया 3, 4 चौक 16। और बेटा टेंशन मत लेना, जितना आराम से समझने में टाइम लग रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आगे आएंगे जो आप सोचोगे अरे सर ये तो आपने बहुत बढ़िया शुरू से बता दिया, समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलो अब फिर इसको इससे करो, 8 एकम 8, 6 चौक 24। फिर अगली, फिर आपका फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो है, कॉलम नंबर थर्ड है, सेकंड रो है, कॉलम नंबर थर्ड है। ऑर्डर वाइज चलो, गलती होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। 1 इंटू 7 और 4 इंटू में 3, 12। अब मेरे हिसाब से आप ऐड करके आंसर आराम से बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन समझ में आई। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से रूल्स हमेशा याद रखना। जैसे अगर कभी आपको कोई बोले ए स्क्वायर, तो बेटा मैट्रिक्स का स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा। कहीं आप 2 दूनी 4, 3 2 है ना, 3 का स्क्वायर 9, ये नहीं करना। ए स्क्वायर का मतलब कभी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं होता है, ये बात याद रखना। इसका मतलब होता है कि उसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर क्यूब बोल रहा है तो पहले स्क्वायर फाइंड करो, इसी तरीके से फिर उसके अंदर दोबारा ए को मल्टीप्लाई करो। ये एक रूल होते हैं हमारे, याद रखने हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो,
या आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स हमारा आंसर होती है। ये बात याद रखनी है, कई जगहों पर बहुत काम आने वाली है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और मुझे किसी ने कहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये गलत होगा, ये आगे चल के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है, अभी आपको ये समझना पड़ेगा मल्टीप्लाई होगी कैसे। ध्यान से सुनो, अगर मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पर ए प्लस बी लिखूंगा। ठीक है, फिर अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, आप इस ए को प्री में रखोगे क्योंकि ये पहले है, फिर आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ए होगा इस ए से मल्टीप्लाई और यही वाला ए होगा फिर बी से मल्टीप्लाई। तो दोनों में देखो ए पहले है। अब यही चीज जब आप बी से करोगे, यही चीज आप जब बी से करोगे तो आपको क्या दिखेगा, अब बी पहले है तो बी अब ए से होगा और फिर बी आपका बी से होगा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए पे स्क्वायर ए बी प्लस बी ए और प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा ये होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में पेपर में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं। रेयर ऑफ रेयर केस मैंने बताया, अगर अभी मैं आपको आगे चल के कंडीशन सिखाऊंगा तो इसमें आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा, पर एक्चुअल आंसर इसका यही होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, आपसे पूछा है कि 2x प्लस वाई प्लस वाई माइनस जेड बताओ। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि आप ये बता सकते हो। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे, मतलब MCQ में बताने वाले हो कमेंट के अंदर। अब इधर आ जाओ भाई, यहाँ देखो, इस x को बच्चे इन दोनों से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, क्योंकि ये स्केलर की तरह काम कर रहा है। तो ये आएगा बेटा x और ये आएगा 2x, प्लस में y को इससे मल्टीप्लाई करो, सर ये आएगा 2y और ये आएगा 5y, बराबर में आएगा 4 और 9। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, ऐड करो इसे, तो ये आएगा x प्लस 2y, इसको भी ऐड करो 2x प्लस 5y और बराबर में आएगा 4 और 9। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, x प्लस 2y बराबर 4 हो गया। ठीक है, पहली इक्वलिटी लग गई हमारी, और 2x प्लस का 5y बराबर में 9 हो गया। तो भाई दोनों के आपके आंसर मुझे बताने हैं कि कैसे करोगे। बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला था, तो आप इतना भी ना करके अगर आप, अरे एक सेकेंड, इतना भी ना करके अगर आप इक्वेशन पर भी आ गए थे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हो, वो एक अलग खेल है। जैसे भाई 1 और 2 पुट करो, सर 1 और 2 रखने से तो 5 आ रहा है, तो ये तो 4 है, तो ये गलत हो गया। 2 और 1 रख दो, हाँ सर 4 बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ 2 और 1 रखो, सर 2 दूनी 4 और 1 5, तो आपका 9 बन रहा है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस पे जा सकते हो। ओके, बट इसका आंसर मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताओगे, ठीक है, कि कितना आंसर इसका 2x प्लस वाई माइनस जेड का आ रहा है। कमेंट जरूर करना ऑप्शन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मल्टीप्लाई की बात आ गई। इस देखो, इस क्वेश्चन में बोल दिया कि ए स्क्वायर ए के ही बराबर है, तो एक कंडीशन दे रहा है अगर, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर आई प्लस ए का क्यूब है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप यहाँ ए प्लस बी का क्यूब लगा देते हो तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी दी हुई है। अदरवाइज अगर ये आइडेंटिटी की जगह बी होता, ए और बी होता, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको करना है। एक और क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लाई का, चलो अब एक आया तो मैं करवा ही देता हूँ। मल्टीप्लाई करें कैसे, कहाँ से करें, बेटा देखो, या तो इसको इससे करो या इसको इससे करो। बस गलत क्या होगा, इसको आप इससे नहीं कर सकते, ये चीज गलत है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले मैं इसी को कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, 2x 3 1 माइनस 3 2 0 x और 3। ठीक है भाई, बराबर में 0 मैट्रिक्स आ रही है। अब यहाँ पर आप देखो कि भाई सर ये तो 1 रो 2 कॉलम है और ये 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 हो गया सेम, यहाँ से 1 रो और 2 कॉलम आ गया। ठीक है भाई, तो देखते जाना, 1 रो और 2 कॉलम, तो मल्टीप्लाई ऐसे होगा, 2x एकम 2x 3 तिया 9। ठीक है भाई, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2x इंटू 2 4x हो गया। उसके बाद 3 इंटू 0 तो 0 ही हो गया। ओके भाई, अब इधर है आपका x और 3 और बराबर में है 0। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स में खत्म हो रहा है, क्योंकि 1 इंटू 2 है, वो 2 इंटू 1 है। तो सर x को मल्टीप्लाई करना है, अब तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x को मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 9 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 तिया 12x बराबर में 0। डायरेक्ट लिख दो, मैट्रिक्स की नीड ही नहीं है। पर अगर पूरा सॉल्व करोगे तो ऐसे होगा। ठीक है भाई, ये आएगा आपका 2x स्क्वायर
माइनस का 9x प्लस में 12x। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो जीरो लगते हुए आ नहीं रहा था मैट्रिक्स में, आप क्यों लग गया? भाई देखो, जब जीरो लगा हुआ था तो मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पता था। अब मुझे दिख गया कि एक ऑर्डर एक मैट्रिक्स है, तो मैंने जीरो पे भी मैट्रिक्स बना दी। अगर ये दो ऑर्डर दो की मैट्रिक्स आती तो इस जीरो की जगह में ये लिखता। ठीक है भाई, तो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन होता है जीरो मैट्रिक्स का। आ जाओ अब इसको सॉल्व करो। 12 में से 9 गए, ये आपका 3 आ जाएगा। और इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो, जीरो के इक्वल रखे, मुझे इतना तो आप पे भरोसा है। ठीक है भाई, तो इसमें आप मुझे एक्स का आंसर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा गैप लेना है, रुकना है, तो आप रुक के देखो, मैं तो रिकॉर्ड करूंगा ही, पर आप, मैं वन गो में रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आप लोग रुक कर देख सकते हो, पानी वानी लो, कॉपी पे नोट करो, सिर्फ मूवी की तरह से नहीं देखना है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट फॉर अ वुमेन, तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था? ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था कि अगर वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आती है मैट्रिक्स की, तो हमें रो और कॉलम बनाने नहीं आता। तो एक चीज समझना, अगर किसी चीज का आंसर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो उसकी एक चीज आपको रो वाइज लिखनी है और वही दूसरी चीज उसको कॉलम वाइज लिखना है। ये याद रखना। अभी ये कैसे समझ में आएगा मैं आपको समझाता हूँ। लेट से मेरे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट रेट है, तो भाई मैं प्रिंसिपल अमाउंट को रो वाइज लिखूंगा, तो इंटरेस्ट रेट को मैं कॉलम वाइज लिखूंगा, ताकि पहला प्रिंसिपल पहले इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई हो, दूसरा प्रिंसिपल दूसरे इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई हो। ये बात आपको याद रखनी है। आओ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। टू प्रमोट द हाउ मेकिंग ऑफ टॉयलेट फॉर अ वुमेन, एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू जनरेट अवेयरनेस। हाउस कॉल करके अवेयरनेस दे रही है, लेटर्स के थ्रू दे रही है, अनाउंसमेंट के थ्रू दे रही है। तीन चीजें हैं और तीनों का जो कॉस्टिंग है 50 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इन द 3 विलेजेस, पर अटेम्प्ट का पैसा लगा दिया, पर जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो यहाँ पर आ रहे हैं आपके। तो आपसे बोला है फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 3 विलेजेस सेपरेटली यूजिंग द मैट्रिक्स। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं, बहुत ध्यान से सुनना, जो ये एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स बनी हुई है, एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पर पहला नंबर जो है वो है आपका हाउस कॉल्स का। तो हाउस कॉल में कितना अमाउंट, कितने वैल लोग लिखे हैं? 400, फिर 300, फिर 500, ये तो हम लिख ही लेंगे आराम से। ये 100, ये 75, ये 150, और ये सेकंड, और ये थर्ड। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बना दी, वो बात अलग है, ये बात अलग है। अब इधर आ जाओ, अब जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें किस तरीके से मैं चाहता हूं कि वैल्यू बने, अब जो 50, 20 और 40 रुपए हैं, तो 50 किससे मल्टीप्लाई होगा? सर इनसे मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये बेशक तीनों अलग अलग गांव हैं, बेशक तीनों अलग अलग गांव हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब तो बात फर्स्ट पॉइंट की कर रहे हैं, और फर्स्ट पॉइंट का मतलब है हाउस कॉल। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स में, समझना, 50, 20 और 40 को पहले रखता हूं तो गड़बड़ होगी, क्योंकि इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, पर अगला 20 से हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि ये पूरी चीज हाउस कॉल है, फिर आपका लेटर है, फिर आपकी अनाउंसमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, ये हटा देता हूँ, ये काम का नहीं है। मैंने अभी आपको जो समझाया मैं उसी चीज पर अटल हूँ। क्या समझाया सर आपने? मैंने एक चीज बताई मेरे बच्चे, कि अगर आपने इसको रो वाइज लिख दिया है तो इनके प्राइजेस को, क्योंकि क्वांटिटी में लिख दिया कि हमने इतनी बार इसको करा, तो इसके प्राइसिंग को, अगर ये रो वाइज है तो इसकी प्राइसिंग कॉलम वाइज आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या प्राइसिंग थी? 50 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए। और इसका मैजिक देखो मल्टीप्लाई का, यह है 3 ऑर्डर 3, यह है 3 ऑर्डर 1, तो फाइनल आंसर आएगा 3 ऑर्डर 1 का। तो यह आएगा एक्स, वाई और जेड। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई कितना प्यारा होगा। मैं एक करूंगा, बाकी आप करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है भाई, देखो, जब आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी होगी, आपने 400 को करा इससे, क्योंकि रो वाइज मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखा चुका हूं, 400 को आपने करा इससे, 5 चौक 20, 20,000 आ गया। फिर 300 को करा इससे, 3 दूनी 6,000 आ गया। 100 को करा इससे, 4,000 आ गया। तो देखो, अनाउंसमेंट की जो क्वांटिटी थी, कितनी अनाउंसमेंट हुई, उसका प्राइस उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेटर का लेटर से हो रहा है, हाउस कॉल्स का हाउस कॉल से हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब मैं इसको टोटल करूंगा, तो ये जो 30K आ रहा है, 30,000 आ रहा है,
ये आपके पहले गांव पे हुआ खर्चा आ जाएगा, क्योंकि इसने कॉस्ट पूछी थी कि तीनों गांवों पे सेपरेटली कॉस्ट क्या लगेगी, तो मैंने आपको कॉस्टिंग समझाई। इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करने आनी चाहिए जब मैं केस स्टडी करवाऊंगा। तो ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, बट आपको बेसिक दिमाग में बैठा लेना है। कॉपी पे नोट करो, इसके बाद आपको एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं आएगी, बस अच्छे से कर लेना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं बेटा हम ट्रांसपोज पर। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनो। इसको पहले समझाने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पर आके हम पढ़ेंगे। देखो भाई, ट्रांसपोज बेसिकली ना रो और कॉलम का इंटरचेंज है। सिंपल आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ये रो और कॉलम का इंटरचेंज है और कुछ नहीं है। रो और कॉलम का इंटरचेंज, ये इंपॉर्टेंट है। और समझाने की कोशिश करते हैं कैसे बात बनेगी। देखो भाई, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। जब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसे आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोला जाता है। इतना सब पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स मैंने बनाई है 1 2 3 4 5 6, इसके रो हैं 3 इंटू 2, 3 रो हैं 2 कॉलम है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो या तो ए पर टी लिख दूंगा फॉर द ट्रांसपोज पर्पस, या मैं ए पर डैश लगा दूंगा, इसका मतलब भी ट्रांसपोज ही होता है। तो होगा क्या, अब जो ये 3 इंटू 2 यानी 3 रो 2 कॉलम थी, अब ये 2 रो 3 कॉलम बन जाएगी। कैसे सर? इंटरचेंज का मतलब ही यही होता है। तो जो ये 1 और 4 रो में लिखा हुआ है, अब ये कॉलम में दिखाई देगा। ये जो 2 और 5 रो में है, यहाँ कॉलम में दिखाई देगा, और ये 3 6 भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आपके सामने आएगा। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते क्या है हम, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसको हम ए आई जे बोलते हैं, तो उसका जो ट्रांसपोज होता है उसको हम ए जे आई बोलते हैं। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो काफी ज्यादा काम आती है। सबसे पहली होती है कि अगर हम किसी चीज को डबल ट्रांसपोज कर दे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। डेफिनेटली 2 ऑर्डर 3 को ट्रांसपोज करा, 3 ऑर्डर 2 आ गया, तो फिर 3 ऑर्डर 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो वापस से 2 ऑर्डर 3 आएगा। तो बिल्कुल डबल ट्रांसपोज का मतलब होता है कि उसी मैट्रिक्स का वापस आ जाना, ठीक है भाई। और अगर हम किसी स्केलर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों में सेम टाइम पर हो रहा है और हर एलिमेंट में हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को ध्यान से सुनो, मैं लिख कर दिखाऊंगा आपको। अगर आपके पास दो चीजें हैं a प्लस बी, और इनका ट्रांसपोज करने के लिए आपको कह रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप पहले प्लस करो जो भी सवाल है फिर उसको ट्रांसपोज करो। नो नीड। आप सिंपली इन दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके भी ऐड कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। तब भी माइनस में भी सेम चीज चलती है, प्लस में भी सेम चीज चलती है, क्योंकि ऐड ही तब होगा जब ऑर्डर सेम होंगे, वो तो कंफर्म सी बात है, ठीक है भाई। इसके अलावा मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करो तो वो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज नहीं होता। ये होता है आपका ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ध्यान से देख लो इधर, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बी पहले ए बाद में, ये बात याद रखना, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। इन दोनों को मैं आपको आगे चला के चलता हूँ भाई, देखते चलो। इसके बाद आती है बेटा हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको ये भी जरूर बताऊंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर भी वो उसी के बराबर होती है, वो सिमेट्रिक हो जाती है। मतलब सर जैसे कि देखो 1 2 3 4, अब इसका एक बार ट्रांसपोज करो, 1 3 इधर आ गया, 2 4 इधर आ गया, तो देखो जरा क्या ये सेम है? नहीं सर ये तो सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है भाई? यहाँ 1 है, यस, यहाँ 3 है, पर यहाँ 2 आ गया, तो ये ट्रांसपोज तो हमने कर दिया, पर वो सेम नहीं आया, इसलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं आपको चेंजेस दिखाऊंगा, मैं क्या चेंजेस कर रहा हूं। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, ध्यान से करना, 1 1 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, पर ये वाला वो वाले से क्या होता है? ध्यान से देखो, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है भाई। तो यही तो होता है सर। अच्छा इसमें आपको ट्रिक प्ले करनी है कि डायगोनल में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इनको ध्यान से इंटरचेंज करना है। बिल्कुल भाई, अब देखो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं मैं आपको।
डायगोनल में जो मर्जी लिख लो, जो तुम्हारा मन करे। लिख लिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि अगर आप 1 और 2 वाला एलिमेंट लिख रहे हो तो उसको 2 और 1 के इक्वल रखना है, क्योंकि ट्रांसपोज करने पे इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर 5 आ रहा है तो यहाँ भी 5 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, तो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आपका कुछ और एलिमेंट है, लेट से 8 है, 8 रहने दो, 8 तो हो चुका है, 11 रख दो तो यहाँ पर भी 11 होगा। इसी प्रकार अगर आपको कुछ और दिमाग में आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है 6, तो आप यहाँ पर 6 रखो, तो आपको दिख रहा होगा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज भी करोगे तो यही आएगा, चाहे तो करके देख लो। 8 5 11, 8 5 11, 5 9 6, 5 9 6, क्योंकि मैं रो को कॉलम में बना रहा हूँ। फिर रो आ गई आपकी 11 6 7। ध्यान से देखो, ट्रांसपोज करने के बाद भी ये सेम ही आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सॉरी सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर है तो वो, याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है भाई, तो दोबारा बोल रहा हूं, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। और ऑर्डर कैसे चेंज होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में प्लस कर दें तो भी वो सिमेट्रिक ही होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में काम आती है। कोई भी मैट्रिक्स आप रैंडमली ले लो, उसको उसके ट्रांसपोज में प्लस कर दो, डेफिनेटली वो सिमेट्रिक बनेगी 100%। ठीक है भाई, चलो अब इसी तरीके से हम पहुंचते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। स्क्यू सिमेट्रिक्स में होता है कि अगर हम किसी का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के बराबर कर दे। ये थोड़ा अलग हो गया सर, पहले पहले भी तो यही था, पहले में और अब में बस इतना फर्क है कि माइनस आ गया। इस माइनस की वजह से क्या होगा, जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट, ये हमेशा जीरो होंगे। क्योंकि आप सोचो, अगर डायगोनल अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, 1 1 1 पे ही रहेगा, तो ट्रांसपोज होने के बाद वो तो सेम ही रहेगा, पर हम चाहते हैं नेगेटिव हो जाए, तो इसलिए वहां पर जीरो को चुना गया। क्योंकि जीरो चुनने से ये हुआ कि जीरो पॉजिटिव में भी काउंट हो जाता है, नेगेटिव में भी काउंट होता है, या यूं कह लो जीरो पॉजिटिव से भी फ्री होता है, नेगेटिव से भी फ्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, ये आ गया जीरो, देखते जाना, जैसे वहां पर जिसको इक्वल करा था ना वही करना है, बट माइनस लगा देना। जैसे 2 माइनस 2, यहाँ 4 तो यहाँ -4, यहाँ 6 तो यहाँ -6। अब जब आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, चाहे 2 ऑर्डर में करो चाहे 3 ऑर्डर में, जब आप यहाँ पर 0 2 4 लिख रहे हो, लिख दिया, फिर यहाँ पर आप -2 0 और -6 लिख रहे हो, फिर आप -4 6 और 0 लिख रहे हो, तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, 0 -2 4 सेम चीज आई है, बस साइन चेंज हो गया। प्लस का 2 माइनस हो गया, प्लस का 6 माइनस हो गया, माइनस का 6 प्लस हो गया, प्लस का 4 माइनस हो गया। तो इसी चीज को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात ये होती है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, किसी मैट्रिक्स को अगर मैं उसी के ट्रांसपोज में से माइनस कर दूं, वहां प्लस करा था या माइनस कर दूं, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी रुको, अभी जरा रुको। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसी मैट्रिक्स का नाम बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो याद रखना ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं होती, इसलिए हम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे हम, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, याद रखना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ये चीज हमें समझ में आ गई कि नल मैट्रिक्स क्या होती है, और जो सिमेट्रिक भी होगी और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। इसके अलावा कई बार आता है कि एक मैट्रिक्स है, लेट से ए, इसको ना सिमेट्रिक में भी कन्वर्ट कर दो और स्क्यू सिमेट्रिक में भी, मतलब इसका एक पार्ट ऐसा बना दो जो सिमेट्रिक हो और एक ऐसा पार्ट बना दो जो स्क्यू सिमेट्रिक हो। कैसे भैया, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। आप बस इतना बताओ कि ए को क्या मैं 2a लिख सकता हूँ, तो फिर मैंने a + a कर दिया, यस सर लिख सकते हैं, देखते जाना।
अब इस ए में ए के ट्रांसपोज को एक बार माइनस कर लो और एक बार प्लस कर लो, इससे इक्वेशन भी बैलेंस रहेगी अगर आप ध्यान से देखो तो। यस, तो अब ये वाला पार्ट सिमेट्रिक हो गया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, और फिर ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अभी बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करें तो वो सिमेट्रिक पार्ट है, और माइनस करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। पर भैया यहाँ पर तो आपसे ए को कन्वर्ट करने के लिए कहा था, 2a को थोड़ी ना कहा था। तो इस a को a रहने दो, इस 2 को 1/2 कर दो, सेम बात, कुछ फर्क ही नहीं है इसके अंदर, ध्यान से देखो। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। यस, एक सेकंड सर, इस 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर 8 है, पहले 8 का 8 हो रहा है, तो अगर 8 का आधा कर दिया तो भी तो 4 का 4 ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाता है, और आजकल असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया वही क्वेश्चन जिसकी मैं मतलब राह देख रहा था कि ये आना चाहिए। तो देखो भाई, ए और बी सिमेट्रिक है, ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। अब आपसे बोला है कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी, तो भाई वो तो ट्रांसपोज करके पता लगेगा सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी। तो जब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो बीच में माइनस है, तो मैंने कहा था माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, ए बी पहले है तो ए बी को पहले रखो, बी ए बाद में है तो बी ए को बाद में रखो। अब ए बी का ट्रांसपोज करो तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में, फिर इसमें ए पहले बी बाद में, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो गया बी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हो गया ए बी। तो ये बी ए आ गया, माइनस में ए बी आ गया, और इसमें माइनस आ रहा है कॉमन, तो अंदर बचेगा ए बी माइनस का बी ए। और ध्यान से देखो, ये वाली चीज के पूरी तरह बराबर है, ये वाली चीज इस वाली चीज के पूरी तरह बराबर है। और जब ये इसके पूरी तरह बराबर हो गया तो भाई बात ही खत्म हो जाती है कि भैया किसी चीज का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आंसर होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ना तो सिमेट्रिक, ना तो आइडेंटिटी, ना तो जीरो। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे देखो कि आपको बोला गया है कि ए को ए के ट्रांसपोज में ऐड करने पर आइडेंटिटी आता है, तो आपको वैल्यू बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, ए तो यही है, यस सर। ट्रांसपोज करोगे तो पहला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, यस सर, तो इसमें कॉस अल्फा आएगा, उसमें भी कॉस अल्फा आएगा, और बराबर में आइडेंटिटी में सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सर, 1 होता है। कॉस अल्फा सर 2 कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1/2। अब एक बात बताओ, कॉस अल्फा अगर 1/2 हुआ है तो वो कब होता है? बताओ भाई। बिल्कुल सर, 60 डिग्री पर, तो π/3 आप बोल सकते हो। तो यहां पर आपका अल्फा आ गया π/3, सिंपल, कोई दिक्कत? अगर आपको π/3 में प्रॉब्लम होती है बेटा तो 60 डिग्री बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री को π/3 पे कैसे ले जाना है। ठीक है, 180 का थर्ड होता है, ये मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब एक छोटा सा पॉइंट जो हमारे सिलेबस से तो हटा दिया है, पर हमें बस पता होना चाहिए कि इनवर्शिएबल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो भाई, एक ऐसी मैट्रिक्स जो पॉसिबल है कि उसका इन्वर्स हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता कैसे लगेगी? वो पता कैसे लगेगी, एक काम करते हैं, इस इनवर्शिएबल वाले पोर्शन को प्रॉपरली हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। बस अभी आप एक चीज याद रखो कि अगर कोई मैट्रिक्स हम इनवर्शिएबल बोल रहे हैं तो याद रखना, अगर ए इंटू बी और b इंटू ए आइडेंटिटी के बराबर आ गया। जनरली मैंने आपको क्या कहा था कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, बट अब वो केस आ गया जहां पर ये बराबर हो सकते हैं। तो अगर ए बी और बी ए आइडेंटिटी के बराबर है तो इसका मतलब होता है ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, अब इससे मतलब क्या है सर? देखो, ए का इनवर्स बराबर होगा बी के, और बी का इनवर्स बराबर होगा ए के। डिटर्मिनेंट के अंदर ये चीज बहुत काम आने वाली है। पहली चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज कि कई बार ऐसा भी होगा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कि ए बी हो चाहे बी ए हो, ठीक है, वो आपके 6i के बराबर आ गया, मतलब आइडेंटिटी तो आया पर साथ में 6 आ गया। तो आपको क्या करना है, किसी एक को उठा लो यहाँ से, किसी एक को उठा लो यहाँ पे, किसी एक को उठा लो यहाँ से। अब आपको क्या करना है, अभी इनवर्स तो अभी भी है, इनवर्स तो अभी भी है, लेकिन इसमें 6 का एंगल आ गया। अब क्या करें?
देखो भाई, सबसे पहले आप ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर, सुनते जाना, यहां से प्रॉपर्टी सारी शुरू होंगी आपकी। लो पहले बता ही देते हैं। हम्म, देखो भाई, अभी आपको कहा कि ए बी और बी ए आइडेंटिटी के बराबर होते हैं। इसका मतलब होता है कि ए बी एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसका मतलब मैं ए की जगह बी का इनवर्स रख सकता हूँ। तो बी इंटू बी इनवर्स कहो या ए इंटू ए इनवर्स कहो, बराबर तो आइडेंटिटी के होते हैं। हाँ, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बन गई कि ए इनवर्स की आइडेंटिटी इस तरीके से बराबर होता है। मतलब ए मैट्रिक्स को अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इधर अगर हम देखें, इधर हम देखें तो सर मैं क्या बताने वाला हूँ बेटा, आपको देखेगा जरा। ए बी बराबर 6i अगर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ना बी को मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स को। फायदा क्या होगा इससे, सुनते चलो। ये वाला बन गया आइडेंटिटी, ठीक है, और ये वाला बन गया 6b इनवर्स, ठीक है। a इंटू आइडेंटिटी होता है a, तो यहां पर जो b इनवर्स की वैल्यू है वो आ गई 1/6 मल्टीप्लाई a। तो यहां से हम क्या सीखे, यहां से हम क्या सीखे, ध्यान से देख लो इस चीज को। यहां से हम ये सीखे कि अगर a इंटू बी, बी इंटू ए आइडेंटिटी के बराबर है तो a b का इनवर्स है, b a का इनवर्स है। लेकिन अगर वो किसी जैसे 6i के बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि a का इनवर्स 1/6 b के बराबर है और b का इनवर्स 1/6 a के बराबर है। बस आपको ये चीज याद रखनी है और ये आपके डिटरमिनेंट के अंदर बहुत काम आएगी, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि भाई फाइंड द एक्स। तो बच्चों को क्या लगता है, एक्स कोई वैल्यू है और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। गलत बेटा, एक्स एक मैट्रिक्स है, साफ साफ बोला हुआ है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हो उसको एक एक्स मान लिया, इसके ऑर्डर को m इंटू एन लिख लो, और जो दी हुई मैट्रिक्स है उसे a मान लो, और उसके ऑर्डर क्या दिए हुए हैं सर, 2 रो हैं 3 कॉलम है, ठीक है जी। आपको आता है ये क्वेश्चन, बस मैं तैयार करके दे रहा हूँ। फिर जो बराबर में मैट्रिक्स है उसको अगर मैं b मान लूँ, उसके ऑर्डर भी 2 इंटू 3 है। तो बच्चा क्या सोचता है, सर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये भी 2 इंटू 3 कर दो। नहीं भाई, मल्टीप्लाई का रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल हो सकता है, मतलब अगर यहाँ 2/2, 2/2, 2/2 वो सही है। लेकिन अगर हल्का सा भी बदलाव हुआ, रो और कॉलम में डिफरेंस हुआ, तो आपको करना पड़ेगा। कैसे, आओ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कब, सर ये दोनों मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं जब ये दोनों बराबर हो। तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद नई मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे m इंटू 3। क्या होंगे, m इंटू 3, यहां से उठा लो m, यहां से उठा लो 3, और बराबर में आएगा खाली b, और ये 2 इंटू 3। देखते जाओ, अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है सर, इक्वल तब होती है जब उसके रो कॉलम एक दूसरे के बराबर हो। तो यहां से उठा लो m, यहां से उठा लो 2, तो m आएगा 2 के बराबर, और ये बात खत्म। देखते चलो, m किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, m भी 2, n भी 2, सिंपल 2। तो जो x मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर हो गए 2 इंटू 2, जिसको हम मान सकते हैं ए बी सी डी। क्या मान सकते हैं, ए बी सी डी, क्योंकि 2/2 हो गया तो 2 रो 2 कॉलम। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, x की जगह रखो ए बी सी डी, अंदर रखो 1 2 3 4 5 6, और इधर आप रखो -7 -8 माइनस का 9 2 4 और 6। अब बस इतना बताओ, क्या आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, यस सर कर लेंगे। फिर क्या उसे आप इक्वल नहीं कर पाओगे, यस सर कर सकते हैं। और जैसे ही हम वो करेंगे फिर एलिमिनेशन मेथड से उसे आप सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे, आओ देख लो एक बार, आ जाओ इधर। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो a प्लस 4b आ गया। फिर इसको आप इससे करोगे तो 2a प्लस 5b आ गया। सिमिलरली इस रो को आप इस कॉलम से करोगे तो 3a प्लस 6b आ गया। ठीक है, मैं नीचे वाली मैट्रिक्स में भी जा ही नहीं रहा हूं, वो आप नीचे की मल्टीप्लाई कर सकते हो। बराबर में चल रहा है -7 -8 माइनस का 9, नीचे 2 4 6 है। अब आप इक्वलिटी दिखा सकते हो। तो जो a प्लस 4b है वो -7 के बराबर होगा, और जो आपका 2a प्लस 5b है वो -8 के बराबर होगा। इनको आप आराम से अपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। इसका जो भी आंसर आए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब ये मैट्रिक्स जो है ये भी आप देखो 2 ऑर्डर 2 है, ये 2 ऑर्डर 2 है।
तो आप इसमें x को 2 ऑर्डर 2 मान सकते हो, ABCD। लेकिन अभी मैंने आपको ना इनवर्स नहीं सिखाया है, जो मैं आपको डिटर्मिनेंट में सिखाऊंगा उसके बाद इस क्वेश्चन पर मैं आपको शिफ्ट करूंगा, तो आप कहोगे हाँ सर आसान हो रहा है, तब बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं भाई डिटर्मिनेंट पर। तो डिटर्मिनेंट शुरू करने से पहले एक चीज आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेना अपने लिए, पॉज करके वीडियो को, ताकि फिर आपको और भी चीज अच्छे से समझ में आए। डिटर्मिनेंट होता क्या है जरा ध्यान से सुनना। इसमें मेजरली फिक्स है, जो आपको भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैं उस पर भी आऊंगा, तसल्ली रखना, हर एक चीज आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ में आ जाएगा, सुनते चलो बस। देखो भाई डिटर्मिनेंट ना याद रखना, मैट्रिक्स को ना जब हम एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो डिटर्मिनेंट है। सिंगल वैल्यू मतलब जैसे 5, 10, 6, -5, ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। पर याद रहे ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सॉल्व करके आता है। मतलब अगर आप सोचो कि 2 ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकाल दूं तो गलत हो जाएगा। ये हमेशा 1 ऑर्डर 1, 2 ऑर्डर 2, 3 ऑर्डर 3, ऐसी मैट्रिसेस के अंदर ही सॉल्व हो सकता है। हमारे सिलेबस में यही 3 होते हैं, जिसमें से यही 2 ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, सॉल्व कैसे करते हैं आओ समझा देते हैं भाई। अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -1 6, कुछ नहीं करना, सिंपली इसको ऐसे डिनोट करते हैं, याद रखना ये डिटर्मिनेंट है, मॉड्यूलस नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कुछ लोग इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं पहला, कुछ लोग इसे आपका इस तरीके से भी लिखते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं पर मतलब सेम है। चलो अब इधर आ जाओ, करते कैसे हैं भाई। देखो आपको ना इधर से जाना है, इस तरफ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6, बीच में लगाओ माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सर माइनस का 3 आ रहा है तो यहाँ माइनस का 3 लिख दो। तरीका समझो, पहले इस वाले को, बीच में माइनस, फिर इस वाले को। ठीक है भाई, तो ये आपका प्लस का 3 हो गया और ये आपका 9 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, इसी प्रकार जब आप 3 और 3 की तरफ चलोगे वो और प्यारा है, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा भी लिख कर करवाऊंगा, किसी को अगर अच्छे से आ चुका है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। देखो भाई, सबसे पहले आप इसको रो वाइज जा सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। मैं इसको फर्स्ट रो से ही निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको बस क्या याद रखना है, जब भी आप कोई भी एलिमेंट, लेट से आप फर्स्ट रो से जा रहे हो, लेट से मैं फर्स्ट रो से जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा 1, जो भी आएगा बीच में आएगा यहाँ डिटरमिनेंट बना लो, फिर आएगा 3, फिर डिटरमिनेंट बना लो, फिर आएगा 6, फिर डिटरमिनेंट बना लो। ध्यान से सुनते चलना, यहाँ पर मैंने जगह क्यों छोड़ी है भाई, आपको याद रखना पड़ेगा। ये अगर 1 1 है, ये 1 2 है और ये 1 3 है, मतलब सर ऑर्डर का एलिमेंट होता था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आपको ना इन्हें प्लस करना है, जैसे 1 + 1 2 हो गया, इवन नंबर है, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 1 + 2 3 आ गया, ऑड नंबर है तो साइन चेंज करो, जनरली यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस होगा तो प्लस कर दो। बेसिकली माइनस आ रहा है तो प्लस आए, प्लस को माइनस माइनस बना देगा और माइनस को माइनस प्लस बना देगा। तो आपको याद रखना है यहाँ जो भी साइन होगा उसको चेंज करना है। तो आपको ये डायमंड रूल याद होना चाहिए कि ये वाले का, ये वाले का, ये वाले का और ये वाले का साइन चेंज होता है, ये बात याद रखना। इन चारों का साइन चेंज होता है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब इसके बाद 6 पे तो भैया पॉजिटिव है, 1 + 3 4 होता है, इवन है, तो यहाँ पर प्लस लगा लो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर आ रहे हो फर्स्ट वाले पे, तो आपको इस फर्स्ट वाले को, यानी फर्स्ट रो, जो जो आपकी रो है उसको भूल जाओ, उस कॉलम को भूल जाओ। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, जो आपको दिखाई दे रहा है उसको लिखना है आपको। 4 माइनस, अरे एक सेकेंड, 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 6। ठीक है, सिमिलरली जब आप इस पे आओगे तो आपको ये वाली कॉलम रो भूल जानी है और ये कॉलम भूल जानी है। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पे हो ना, तो इसको भूल जाओ, रो को, इसकी कॉलम को भूल जाओ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर हमें दिखाई दे रहा है 5 - 2 6 और 6, तो वही लिखेंगे भाई, 5 - 2 6 और 6। सिमिलरली यहां से करो आप, इसको हटा दो तो आपके पास बचेगा 5 4 6 -3, 5 4 6 माइनस का 3, 5 4 6 माइनस का 3, तो सॉल्व कर दो इसे अब।
6 चौक 24, क्योंकि बाहर तो एक ही है। फिर बीच में माइनस का निशान आएगा, हर बार की तरह ये 2 ऑर्डर 2 की तरह आप सॉल्व कर रहे थे। 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं ये वाला स्टेप, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तब भी नंबर मिलेंगे आपको। फिर बीच में माइनस का 3, क्योंकि यहाँ माइनस है। 5 6 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये प्लस होगा। क्यों भैया? क्योंकि बीच में माइनस फॉर्मूले का और यहाँ से माइनस आ रहा है। फिर प्लस का 6 आएगा, माइनस का 15, बीच में माइनस, ये आपका 24। ठीक है भाई, बीच में माइनस आएगा, 6 4 24 होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 24 में से 6 गए 18, 30 और ये 42। ठीक है, 42 को 3 से मल्टीप्लाई, ये आपका 6 और ये आपका आएगा 39। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर दे दीजिए कि ऐसा डिटर्मिनेंट तो हमें आता है, इतने में हमें कंफ्यूजन नहीं है। आप इसको मत सिखाओ, आप आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी मैं सिखा दिया है पूरा तरीके से। अगर किसी को इस वाले स्टेप से करना है, इस वाले स्टेप से करो। मैंने आपको इस रूल से भी बता दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आ गया, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हो, जो भी ऑप्शन में होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, ध्यान से देखो। ये डिटर्मिनेंट है, 3 एकम 3, बीच में माइनस फॉर्मूले का, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 एकम 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो गया। ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस उधर जाके प्लस, ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये 8 आ गया। और स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो ये रूट लग जाएगा, तो आपके x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2√2। याद रहे, जब तक कोई कंडीशन नहीं दी है और आप इस स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर एक नहीं 2 आंसर आते हैं, दोनों, एक प्लस में और एक माइनस में। बैटरी चेक कर लेते हैं भाई, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है भाई, क्लियर चल रहा है। चलो 1 सेकंड रुकिएगा। बहुत बढ़िया चल रहा है, टाइम सही जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो डिटर्मिनेंट पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बस याद रखना, एक चीज़ बस याद रखना। बेशक हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, बट अगर कभी आपकी 2 रो, ठीक है, 2 रो या 2 कॉलम कोई भी आइडेंटिकल दिख जाए या सेम रेशियो में दिख जाए, तो उसका आंसर हमेशा 0 लिखना। बेशक ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ये पॉइंट अगर हमें पता हो, बहुत हेल्प होती है भाई। ठीक है, जैसे 2 रो 2 3 4 2 3 4। अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये सेम है, तो इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहां पर भी देखो 2 रो हैं, पर ये आइडेंटिकल नहीं है, पर सेम रेशियो में देख, एक 2 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, सेम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर भी मेरे बच्चे 0 ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आ जाता कोई तो बढ़िया रहता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ गए बेटा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पे सीधा। एरिया ऑफ ट्राइंगल और आसान है। एक बात बताओ, कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? सर 3 पॉइंट होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो ये होगा 1/2। ध्यान से सुनते जाना। आपको यहाँ रखना है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब आप कहोगे सर x1 y1 से तो ये डिटर्मिनेंट तो बना ही नहीं, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पर 1 1 लगाया जाता है, ताकि ये डिटर्मिनेंट आपका प्रॉपर बन जाए और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिखाई दे। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि देखो, एरिया ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आपको मेक श्योर करना है कि जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका चाहे नेगेटिव आ जाए, पर आपको फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव ही बताना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, हमेशा। लेट से आपका फाइनल आंसर -4 आ रहा है, तो आप बोलोगे भाई +4 होगा, और गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, चलो सेकंड चीज कि भाई अगर कभी ये वाला वर्ड आपको दिखाई दे कोलिनियर, कभी आपको वर्ड दिखाई दे कोलिनियर, तो आपको एक चीज याद रखनी है, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में है। तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कंसीडर करोगे वो 0 मानना, 0। क्यों भैया? क्योंकि लाइन बन रही है, ट्राइंगल बन नहीं रहा है। तीसरा कि कभी आपको बोल सकता है कि इक्वेशन बनाकर दिखाओ और 2 पॉइंट आपको दे देगा कोई भी,
तो बेटा जब भी ये 2 पॉइंट दे दे और इक्वेशन पूछे आपसे, तो तीसरे पॉइंट को सी मान लेना और उसको एक्स कॉमा वाई लिखना, क्योंकि बिना वेरिएबल के कभी इक्वेशन बनती नहीं है। और इन तीनों पॉइंटों को एक सीधी लाइन में रखना और इनका भी एरिया इक्वल टू 0 करना, क्योंकि ये भी कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट बताने से ज्यादा मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कभी आपको एरिया अगर पहले से गिवन है तो वो तो पॉजिटिव ही गिवन होगा, लेकिन आपसे पॉइंट पूछा है तो पॉइंट तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो आप जब रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एरिया प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही चलते हैं। देखो भाई यही क्वेश्चन आ गया सीधा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे हैं और आपसे के पूछा है। तो मैंने कहा था ना जब एरिया दे दे तो रिवर्स जाना है, तभी यहाँ पर दो दो आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। गलती क्या होगी, अगर आपने सिर्फ प्लस लिया एक आंसर आएगा, सिर्फ माइनस लिया दूसरा आंसर आएगा और नंबर कट जाएंगे। तो करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 2 - 6 5 4 K 4 1 1 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल है 35। अब 35 हम लिखेंगे प्लस और माइनस दोनों में। अभी आपको बताया था क्यों, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से गिवन हो तो प्लस माइनस दोनों में लिखना है। अब ये दो इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, सर 70 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो सर, 2 ब्रैकेट डायरेक्ट कर रहे हैं, अब -6 का +6 समझाया था अभी क्यों, फिर +1, साइन चेंज हो गया ना इसका। अब इस 2 से रो गई, 4 एकम 4 4 एकम 4, ठीक है भाई, रो गया कॉलम गया, दोनों चीजें हटा दो यहाँ से, तो आपका बस इतना ही पोर्शन बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ 6 पे, तो 6 से अगर हम ध्यान दें तो ये गया और ये गया, तो 5 1 और ये बचा ना भाई, 5 एकम 5 और के एकम के। अगले पे चलो, 1 से इसको हटा दो, 5 चौक 20 और ये आपका 4K। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 0 आ गया, ये आपका 30 आ गया, ये आपका 6K आ गया, ये 20 आ गया और ये 4K आ गया और ये प्लस माइनस का 70 आ गया। अब इधर आ जाओ, 30 और 20 50, 6 और 4 10, ये आपका प्लस माइनस का 70। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई 10 कॉमन लेके काटना है तो 10 कॉमन लेके काट दो भाई, कितना आ रहा है, या डायरेक्ट सॉल्व कर लो यार, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। 50 - 10 के बराबर +70, 50 माइनस का 10 के बराबर माइनस का 70। तो देखो प्लस का 70 इधर आके माइनस का, ये माइनस का 20 हो गया, 0 से 0 गया तो k माइनस का 2 आ गया। अब ये वाला आंसर ही होना चाहिए, पर इसमें भी -2 है तो हमें अगला सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस का ये इधर जाके प्लस का तो 120 हो गया, ये 10 इधर आके प्लस का, तो k बराबर 12 आ रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एमसीक्यू में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम इन्वर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्वर्स पे बढ़ने से पहले हमें माइनर और कोफैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। और भाई मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ, माइनर कोफैक्टर की पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान से सुन लेना। ठीक है, चलो अब जैसे कि माइनर कोफैक्टर होते क्या है मैं आपको समझाता हूँ। माइनर जो है और जो कोफैक्टर है दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। माइनर को हम लिखते हैं MIJ और कोफैक्टर को हम लिख देंगे लेट से AIJ, C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बात सुनना, माइनर और कोफैक्टर दोनों बराबर होते हैं, बस फर्क होता है -1 का और पावर में I+J का। अब ये क्या बना दिया भैया बवाला आपने। लेट से अगर किसी सवाल के माइनर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सारे माइनर, ठीक है, तो आपको कोफैक्टर अगर कोई बताने के लिए बोले तो कैसे बताओगे, ध्यान से सुनो। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सेम है। अब फर्क देखो बस कहाँ पर आएगा, इतना ही फर्क है माइनर कोफैक्टर में। आपके ना यहाँ पे इनके साइन आपको चेंज करने हैं, बस इन 4 एलिमेंट्स के। क्यों भैया, अभी यहाँ पर जो मैंने लिखा -1 पॉजिटिव होता है, ये -1 पॉजिटिव बन जाएगा अगर पावर इवन हो, और अगर ऑड हुई तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखो। तो नेगेटिव कब बनेगा, ये ऑर्डर होता है 1 2, तो 1 + 2 कितना होगा 3, 3 पे बनेगा ऑड, ऑड से आएगा नेगेटिव। 2 ऑर्डर 1 तो 2 और 1 तो 2 + 1 3, 2 और 3 2 और 3 5, 3 और 2 3 और 2 5। तो इन्हीं इन्हीं 4 चीजों पे, इसको डायमंड रूल कह दो या जो मर्जी कह दो, यहीं से आपका ये बनता है। ठीक है भाई, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस कुछ नहीं करना, इनके आगे आपको माइनस का साइन लगाना है। लो जी खत्म।
भैया माइनस लगाना है, यस। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, तब भी माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस। तो याद रहे, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, साइन को चेंज करना है बस, प्लस माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से बातें समझ में आ रही हैं, पर निकालते कैसे हैं भैया? भाई टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा। माइनर को फैक्टर सीख लो, माइनर सीख लो, एक ही बात है। सबसे पहले हम दो ऑर्डर दो की मैट्रिक्स की बात करते हैं। और टेंशन मत लेना, इसका ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपने सोचा होगा भाई पेपर में ऐसे करेंगे तो मज़ा ही आएगा, नंबर ही मिलेंगे। 3 2 -1 और 6, तो देखो सबसे पहले मैं माइनर सिखा देता हूँ, और फिर को फैक्टर आप अब बता ही दोगे, भरोसा है मुझे। ठीक है, माइनर देखो, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो भाई, जो भी आप माइनर निकालने जा रहे हो, जो भी आप माइनर निकालने जा रहे हो, 1 1 का निकाल रहे हो, तो फर्स्ट रो को और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को भूल जाओ, तो जो बचा वही आपका आंसर है। लेट से 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, इसी तरीके से जाना है। तो अगर भैया यहाँ 6 आ गया तो फर्स्ट 2 कैसे आएगा? अब ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो भूल जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम भूल जाओ, तो सिर्फ ये बचेगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है भाई, अब 2 1 पे आ जाओ। तो अगर मैं 2 1 की बात करूँ तो ये रो भूल जाता हूँ मैं, ठीक है, और ये कॉलम भूल जाता हूँ, तो सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचेगा जो कि यहाँ से मिट चुका है, यहाँ पर आएगा 2। सिमिलरली आपका 2 2 है, इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये क्यों बता रहा हूँ, अभी आप जब 3 ऑर्डर पे चलोगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसी में अगर मैं कोफैक्टर लिखूँ तो देखो 1 + 1 2, 2 + 2 4, इवन है तो ये नहीं बदलेंगे, पर ये बदल जाएंगे क्योंकि 1 + 2 3 है, ऑड है, तो -1 का +1 हो जाएगा और +2 का -2 हो जाएगा। ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज आ जाएगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये फर्स्ट कोफैक्टर है 1 1, ये 1 2 है, और ये वाला 2 1 है, ये वाला 2 2 है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर पहुंचते हैं। ठीक है भाई, अब 3 ऑर्डर 3 पे आ जाओ, 3 ऑर्डर 3 पे आ जाओ, 3 ऑर्डर 3 पे आ जाओ। 3 ऑर्डर 3 के कोफैक्टर आप लोगों को पहले बेसिक बता देते हैं। भाई देखो, बेसिक क्या कहता है कि अगर लेट से कोई मैट्रिक्स है, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको हम, माइनर भी समझ लो चाहे कोफैक्टर, एक ही बात है, ध्यान से सुन लेना बस। अगर हम पहला कोफैक्टर निकालें 1 1, फिर हम निकाले 1 2, सिमिलरली 1 3, मैं थोड़ा लेंथी करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। फिर आएगा 2 1, फिर आएगा 2 2, फिर आएगा 2 3, ठीक है, फिर आएगा 3 1। मैं सिर्फ बनाकर दे दूंगा, सॉल्व आप कर सकते हो। फिर आएगा 3 3। ठीक है, चलो देखो भाई, अगर आप 1 1 पे जा रहे हो तो 1 1 ये है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, तो बचा क्या? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर मैं भूलता हूं तो 6 1 3 4 बचता है। इसको आप 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में रख दो, आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता। एक स्टेप बढ़ेगा पर गलत नहीं आएगा, ध्यान से देखो। ठीक है भाई, यस सर सही है। कितना आंसर आ रहा है? 6 चौक 24, 24 में से 3 गया 21। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब 1 2 में आ जाओ, 1 2 में आ जाओ। इस वाले में आप आ रहे हो तो ये फिर से रो जाएगी, पर इस बार कॉलम ये जाएगा, तो 3 1 4 4 आएगा, 3 1 4 4 आएगा। इसी प्रकार से सुन लेना, भी यहाँ पर माइनस प्लस का बताऊंगा। फिर आप थर्ड वाले को भूल जाओ, तो 3 6 4 3 आएगा, 3 6 4 3। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सारे बताते हुए चलना। लेट से 2 1 की बात करें, अब ये वाली रो जाए, कॉलम जाएगी और ये वाली रो जाएगी, तो क्या बचेगा सर? 2 माइनस का 3, 3 और 4। बस आपको अब करना क्या है, जब आप ये सारे एलिमेंट लिख दोगे तो आपको ना बस इनके साइन चेंज करने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था डायमंड वालों के। अभी ये माइनर थे, जैसे ही आप इनके साइन चेंज करोगे, सिर्फ इस वाले के, एक बाहर माइनस, इसमें बाहर माइनस, जो भी आएगा इसमें बाहर माइनस, तो मतलब अंदर अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका कॉल है, कैसे आप इसे करना चाहते हो। फिर मैं चलूंगा इसके शॉर्टकट वाले तरीके पे। ठीक है भाई, वो क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा सब्र रखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कोफैक्टर अलग से पेपर में पूछा नहीं जाएगा, बट जो मैं बताने वाला हूँ एडजॉइंट वगैरह उसके लिए बहुत काम का है। अब बस इस कोफैक्टर की एक बात याद रखो। लेट से आपने पहली लाइन के कोफैक्टर निकाले, पहली लाइन का मतलब फर्स्ट रो, तो 1 1 निकाला होगा, 1 2 निकाला होगा, 1 3 निकाला होगा। ठीक है, तो अगर आप उनको उसी के एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1 2 और 1 3, और इन्हें ऐड कर दो, तो इनका आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है, ये बात याद रखना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है, चेक भी कर सकते हो ऐसे आप। लेट से आपने लिखा 2 1,
ठीक है, 2 2 और 2 3। तो कौन सी रो, याद रहे रो और कॉलम ही होनी चाहिए, और कुछ हुआ तो गलत हो जाएगा। तो ये कौन सी रो है सर? 2 1 2 2 2 3, तो इसका मतलब सेकंड रो है। पर अब मैं कोफैक्टर लिख देता हूँ किसी और रो के, याद रखना रो यूज कर रहे हो तो रो यूज करनी है, कॉलम यूज कर रहे हो तो कॉलम यूज करना है, किसी और के यूज कर दिए। जैसे कि 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 3 2 3 3। तो आपको इसको पूछेगा इसका आंसर बताओ, तो याद रखना इसका आंसर 0 होगा। तो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप सेम रो लेते हो और उसी रो के कोफैक्टर लेते हो और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो जैसा कि मैंने करा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। पर अगर आप रो ले लो लेट से फर्स्ट वाली और कोफैक्टर ले लो आप सेकंड रो वाले के, तो इनकी मल्टीप्लाई ऐड करने पर आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 21 आया, 4 तिया 12, 12 में से 4 गए 8, वो भी किसका? माइनस का। 3 तिया 9, 9 में से 10 गए माइनस का 1। अब आप अगर ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं तो आप सेकंड रो से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फर्स्ट रो के है ना ये, सेकंड से मल्टीप्लाई करो। 21 को 3 से करो 63, 6 को 8 से करो 48, 1 को, ये कितना आया था? -1 आया है, कितना आया है? 3 तिया 9, 6 चौक 24, गड़बड़ कर दी थी यहाँ पे, सही करते हैं। 3 तिया 9, 6 चौक 24, 24 में से 9 गए माइनस का 15, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 15। तो दोबारा बोल रहा हूँ, देखो फर्स्ट रो के मैंने कोफैक्टर उठाए हैं पर एलिमेंट मैंने सेकंड कॉलम के उठा लिए, तो रिवर्स वाली बात कर दी मैंने, ये सेकंड वाली उल्टी की, भैया रो कोई सी है कोफैक्टर कोई से हैं, तो देखो इनका जो आंसर है जमा करने पर 0 के बराबर आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट रो वालों को फर्स्ट रो वालों से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाते हैं एडजॉइंट पे। एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना ताकि चीजें समझ में आए, कैसे काम करता है, क्या होता है, पहले निकालना सीखते हैं, क्योंकि 2 ऑर्डर का सब निकाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है 3 ऑर्डर का। प्रॉपर्टी पे भी आऊंगा भाई, पहले सुन लो। तो देखो भाई, अगर आपको एक कोई मैट्रिक्स दी गई है और किसी ने बोला है कि 2 ऑर्डर का एडजॉइंट बताओ, तो एडजॉइंट बेसिकली ना मैट्रिक्स जो होती है कोफैक्टर्स की। किसकी मैट्रिक्स होती है? कोफैक्टर्स की। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कोफैक्टर्स लिखने हैं। लेट से पहला कोफैक्टर, दूसरा कोफैक्टर, ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, और उसका कर देना है ट्रांसपोज। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 1, ठीक है, 1 2 2 1 2 2 हो जाएगा। तो इसको ना जल्दी करने के लिए 2 ऑर्डर में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ठीक है सर, कर दिया, लो जी। और उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज कर दो। क्या कर दो? साइन चेंज। क्योंकि भैया जब आप ये सारा प्रोसीजर देखोगे तो ये इसी में कवर हो जाएगा, चाहे तो करके देख लो आप एक बार। 1 2 को फैक्टर 1 2 बताओ क्या होगा सर? इसके सामने वाला 3 आएगा, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो 3 तो वहीं आ जाएगा, पर उस माइनस प्लस की दिक्कत को दूर करो। सिंपल तरीके से देखो, ये वाले का आप अगर ध्यान से सुनो तो आपस में इंटरचेंज कर दिया, यस सर। इन वाले के बस साइन चेंज करो, तो प्लस का 3 माइनस का, प्लस का 2 माइनस का, और ये बात हो गई खत्म, सिंपल। सर 3 ऑर्डर में भी ऐसा कुछ होता है क्या? डेफिनेटली होता है, ध्यान से बस सुनना पड़ेगा। लेट से 1 2 3 -1 माइनस अभी रहने देते हैं, पहले सीख लेते हैं। 3 1 4 3 3 2 2 12 हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ एडजॉइंट डायरेक्ट निकालो, तो डायरेक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप समझना चाह रहे हो तो आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, बस सुन लेना जो मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि एडजॉइंट पहले निकालो उसके बाद उसका ट्रांसपोज करो, अपने पास उसका भी इलाज है। और आप चाहते हो कि डायरेक्ट ट्रांसपोज हुआ आ जाए, तो वो भी। तो अगर आप बाद में ट्रांसपोज करना चाहते हो तो बाद में कर लो, ठीक है। तो आप इस मैट्रिक्स से सवाल को सॉल्व करने वाले हो। पहली चीज सुन लो, या तो आप क्या करो, या तो आप क्या करो, पहले ही इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लो, तो आपको बाद में ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कैसे सर? आओ दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। आपको ना इस बीच वाले से उठाते हुए चलना है, बीच वाले से। ध्यान से देखो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। आप इस बीच वाले से उठाओ, जैसे 1 6 2 1, तो 1 6 2 1, ध्यान से देख लो। बीच वाले से चलो, 1
6 2 1, 1 6 2 1, ठीक है। फिर अगले पे चलो, यहाँ 4 से उठाना शुरू करो, 4 2 3 4 हो गया, 4 2 3 4, नीचे से ऊपर की तरफ चलो, सेम चीज आगे पोस्टपोन करो, बिल्कुल 3 से शुरू करो, 3 2 1, और नीचे वाला फिर 3 आएगा। सिमिलरली इस पे आ जाओ, मतलब आपको ये वाली लाइन रिपीट कर देनी है। क्या करा है सर, दोबारा सुन लो। बीच वाले से शुरू करा 1 6 2 1, फिर इससे शुरू करा, फिर इस पे आए, फिर जो पहली लाइन रिपीट हुई थी वही वापस आ जाएगी, उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये एक बार टफ लग सकता है, पर अगर 8 10 क्वेश्चन कर लिए तो दिक्कत आएगी ही नहीं। आओ करते हैं सॉल्व इसे। अब देखो, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 2 एकम 2, 6 चौक 24, 2 में से 24 गए, कितना बचा, माइनस का 22, खत्म। ठीक है भाई, 4 दूनी 8, 8 में से 3 दूनी 6 को माइनस करो, ये आ गया 2। ठीक है भाई, देखते चलो, कोई दिक्कत। फिर इधर आ जाओ, 6 तिया 18, 18 में से 2 गए 16, फिर 6 तिया 18, 18 में से 4 गए 14। अच्छा, कई लोग आपको इसको बात बोल सकते हैं कि सर इससे पेपर में बोर्ड में नंबर कट जाएंगे। मेरे भाई कुछ नहीं कटेंगे, अभी लिखने का तरीका भी बताऊंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 में से 6 गया, माइनस का 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 में से 6 गए, माइनस का 2, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, 3 तिया 9, 9 में से 4 गए 5, 1 एकम 1, 1 में से 6 गया, माइनस का 5। ठीक है जी, ये आपका आ गया। अब इसका बस ट्रांसपोज कर दो, पहले से बहुत बेटर लगेगा, ये मेरी गारंटी है भाई। ये लो जी, खत्म। और अगर लगता है कि सर एक बार और सीखना है तो भाई से रिपीट करो, दोबारा वीडियो को देखो, चाहे तो आप कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से लो, इस वाले का निकालना है। रो गई, ठीक है, कॉलम गया, 2 3 बचा, 2 दूनी 4, 6 तिया 18, 4 में से 18 गए, माइनस का 14 बचेगा। फिर ये वाले का आप साइन भी चेंज करते हो तो -14 का +14 आएगा, देखो पहले ही आ रखा है। तो इस वाले से ना तो आपको माइनस के साइन की दिक्कत लेनी पड़ेगी, ना ही तो लंबी लंबी कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा, टाइम बचेगा। अब इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, 2 मिनट रुकना, समझ में आएगा। पर अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हो तो बेटा एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। और दूसरी चीज कि भाई आप यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो यहाँ पर रोक कर इस क्वेश्चन को 2 बार लिखो, तब चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलो, मैगी नहीं बना रहे हो भाई, मैट्रिक्स कर रहे हो, टाइम लगेगा। अब इधर आ जाओ, एडजॉइंट आपको मैंने बता दिया, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने आएंगी। जैसे कि अगर कोई बोले कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बताओ, ये आजकल एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है भाई, तो याद रखना बी का एडजॉइंट पहले आएगा और ए का एडजॉइंट बाद में आएगा, बस ये बात याद रखो, और कुछ याद रखो या मत रखो। ठीक है भाई, चलो, उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट था ही, इसके अलावा 2 और चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ आई के बराबर आती है, चाहे आप एडजॉइंट पहले रखो चाहे ए बाद में रखो। मतलब सर जैसे क्वेश्चन आया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे कर दिया हमने, है ना। तो यहाँ पर जो 6 आ रहा है ना मेरे बच्चे, वो डिटर्मिनेंट है। वो क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 6। पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में, ये दे देगा 6 आपका लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट 6 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का, तो ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट की पावर n के, डिटर्मिनेंट की पावर n। मेक श्योर करना भी मैं पूरा नहीं करा इसे। यहीं से हमारी एक प्रॉपर्टी है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b के। सुनते चलना एक एक चीज कि भाई a और b, a यहाँ b यहाँ। वहीं अगर आप किसी एक मैट्रिक्स की मतलब जैसे मैट्रिक्स में क्या करते हो, a को सब में मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पर क्या है कि भाई क्या लिखा है, ये k लिखा है सर, यहाँ पर क्या लिखा है a, तो ये कांस्टेंट है। तो जो मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये उतनी ही बार ऑर्डर से बाहर आएगा जितने ऑर्डर होंगे, तो k की पावर n, और यहाँ पर ये a आएगा। यहाँ पर भी n इसीलिए आया है, यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट था खाली, पर n कैसे आ गया, तो n इसलिए आया क्योंकि ये मैट्रिक्स थी, और मैट्रिक्स में तो एक वैल्यू सब में मल्टीप्लाई होती है, पर डिटर्मिनेंट में जितने ऑर्डर होते हैं, लेट से 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है तो 3 रो है तो ये 3 बार बाहर आएगा, 4 है 4 बार आएगा, 2 है तो 2 बार आएगा, तो ये पावर n वहाँ वहाँ से आती है। अब इसका अगर हम बाइफर्केशन करें तो a अलग होगा, एडजॉइंट ऑफ a अलग होगा, डिटर्मिनेंट a की पावर n अलग होगा, फिर ये पावर 1 है, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ a बराबर होगा
डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के, ठीक है, क्योंकि ये इसको जब डिवाइड करेगा बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी। एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अभी हम आगे बनाएंगे, बेफिक्र रहना जब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। अब आते हैं सीधा इनवर्स पे। तो बेटा देखो, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होता है, उससे पहले आपको दो तरीके की मैट्रिक्स समझनी पड़ेगी, एक सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, बस, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो वैल्यू ऑफ के बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर रख देना है, बात खत्म। सिंगुलर मैट्रिक्स पूछ रहा है तो डिटर्मिनेंट को किसके बराबर रख दो? जीरो के बराबर रख दो, बात खत्म, ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद अगर आपसे बोले नॉन सिंगुलर, उल्टा कर दो भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो होता है, नॉन सिंगुलर जिसमें डिटर्मिनेंट कभी जीरो नहीं होता। तो इनवर्स कहां पर एग्जिस्ट करेगा? यहां पर एग्जिस्ट करेगा। याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कभी नहीं करता, ठीक है। इस वाले में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स का फॉर्मूला भी यहीं से बनेगा, ए इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं एडजॉइंट पे इतना फोकस क्यों कर रहा था, और अब आपको मैं शॉर्टकट से करवाऊंगा जो कि आप पेपर में लिख सकते हो और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, ठीक है भाई। चलो आ जाओ इधर, ये आपके सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर इनवर्स के, जैसे कि पहले भी कई बार बताया है। इनवर्स का इनवर्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स करोगे तो अपोजिट कर दो, जैसे ट्रांसपोज में करा करते थे, ठीक है भाई, ये देख सकते हो। इनवर्स का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का इनवर्स करो, एक ही बात है, ठीक है भाई। इनवर्स का डिटर्मिनेंट नॉर्मल डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, पहले ही बता दिया, वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। और ये वाली चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर अभी करी है जो हम आगे क्वेश्चन के थ्रू करने वाले हैं। देखो, ये क्वेश्चन हमें दिया है कि ए इनवर्स बराबर दिस है, तो देन द इनवर्स ऑफ दिस क्या होगा। तो देखो भाई, आपसे बोला है 4 ए इनवर्स की वैल्यू बताओ, तो यानी 4 पे तो इनवर्स होगा ही होगा और ए पे भी इनवर्स होगा, तो 4 इनवर्स 1/4 हो गया। और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है भैया? ए इनवर्स की वैल्यू है 1/4 बी, तो फाइनल आंसर आएगा 1/16 बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है भाई। चलो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है और हम इतना पढ़ाने के बाद मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप मुझे सॉल्व करके दिखा सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपसे ये बोलेगा, इसको समझ लो, आपसे बोलेगा कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, शो करो कि वो जीरो के बराबर है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल सकते हो, फिर 4a और i, जब इसको आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो के बराबर आ जाएगा। लेकिन आपको इसी का इस्तेमाल कर कर इनवर्स बताना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर इनवर्स नहीं बताना है। तो इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके इनवर्स कैसे बताओगे वो सुनो। अच्छा, अगर आपको ये भी नहीं पता भाई मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो भाई पहले ए स्क्वायर निकाल लेना, इसको लिखकर 2 3 1 2 2 3 1 2, है ना। फिर ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस में आइडेंटिटी, ए स्क्वायर का जो भी मल्टीप्लाई करके आए वो लिखो, ए जो भी है वो लिखो, आइडेंटिटी जो है वो लिखो 1001। अब तो इसको सॉल्व करके जीरो दिखा दो, और अगर पेपर में कभी फंस जाओ, जीरो ना आ रहा हो तो भी जीरो लिख देना, शो दैट का क्वेश्चन है, नंबर मिल जाएंगे, फंसना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि इनवर्स कैसे निकाले इसका इस्तेमाल करके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, पोस्ट मल्टीप्लाई करो सिंपली, पोस्ट मतलब पीछे की तरफ, किससे करो? ए इनवर्स से ही करो। जैसे ए स्क्वायर है तो ए इनवर्स 4a ए इनवर्स आई ए इनवर्स, ठीक है, बराबर में जीरो। अब देखो, ए स्क्वायर का होगा ए इनवर्स, हाँ या ना भाई, स्क्वायर का मतलब 2 बार ए हो गया, और जब भी ए को ए इनवर्स से करते हैं तो आइडेंटिटी हो जाती है, आइडेंटिटी को ए इनवर्स से करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी आएगा 4i आएगा, यहाँ ए इनवर्स आएगा, ए का ए हो गया, 4i हो गया, प्लस में ए इनवर्स हो गया। तो ध्यान से देखो, ए इनवर्स क्या आ गया? माइनस का 4i उधर जाके प्लस का, प्लस का ए उधर जाके माइनस का, और ये आपकी वैल्यू बन गई। अब आपके पास आइडेंटिटी भी है, आपके पास ए भी है, यहाँ से उठाओ, यहाँ पुट करो, आपका इनवर्स आ गया। और ये इसी से करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मांग रहा है उसका इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट इनवर्स बोलता तो अभी हम वो भी करने वाले हैं, बेफिक्र रहो।
आ जाओ भाई। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इनवर्स की तरफ, ठीक है भाई। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, दो ऑर्डर का ही उठा लो पहले, इसका इनवर्स बताओ, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बताना पड़ेगा। 6 × 3 = 18, 4 × 1 = 4, वो भी माइनस का, ये आ गया 22। फिर हम एडजॉइंट बताएंगे। एडजॉइंट का डायरेक्ट तरीका बताया मैंने दो ऑर्डर दो में। सर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है, और इन दोनों को आप साइन चेंज कर दो। बस अब ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट 22 है, एडजॉइंट 6, 1, -4 और 3 है, खत्म हो गया, सिंपल। अब इसके बाद चलो तीन ऑर्डर की तरफ। तीन ऑर्डर और अच्छा है, पर अब मैं बताऊंगा उसको शॉर्टकट के तरीके से। हाँ भाई, तो देखो भाई, सबसे पहले आपको चाहिए होगा डिटर्मिनेंट, जो कि चाहिए ही चाहिए। 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 3 आ गया। हर बार की तरह आप शॉर्टकट से करेंगे, मतलब थोड़ा टाइम बचाते हुए करेंगे। एक से हटाया, 6 × 2 = 12। अगर किसी को अभी भी लिख कर करना है लिख कर करो भाई, मैं नहीं रोकूंगा। फिर 2 से हटाओ, माइनस का 2, 3 × 3 = 9। फिर इसको हटाओ, माइनस का 1 और 6 × 3 = 18। तो 12 में से 3 गए 9, 9 और 2 11, 18 और 1 19, 11 × 2 = 22, 19 × 3 = 57, 22 और 9 31, माइनस कर दो, माइनस का 26 आ गया। अब बात आती है, जब अगर किसी को इन्वर्स सीखना है तो सबसे पहले वो निकालता है कोफैक्टर। ध्यान से सुनना पूरी बात। वो लिखेगा कोफैक्टर A11, A12, है ना, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। फिर वो लिखेगा यहाँ पर एडजॉइंट। पूरी बात सुनते चलना, मैं शॉर्ट ही करूँगा इसे। फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा, और उसके बाद इन्वर्स आराम से बनेगा। पर यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा रफ में। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, टीचर को ना, पहली बात मैं आपको सच बताता हूँ, कोफैक्टर चाहिए ही नहीं जब वो आपका पेपर चेक कर रहा है, नहीं चाहिए उसे। बट फिर भी आपका मन है निकाल कर दिखाने का, निकाल कर दिखाओ और कैलकुलेशन रफ में कर दो। अब वो मैं बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से सुनो। आपके पास जो भी सवाल है उसको उठाओ, 20 से शुरू करना है, मैंने कहा था 6 1 2 6, 6 1 2 6, ठीक है भाई। 20 से 6 1 2 6, फिर 3 से शुरू करो, 3 2 3 3। देखो भाई बीच से चलो, 3 2 3 3, ठीक है भाई। अब उधर आ जाओ, -1 3, एक सेकंड भाई पेन गिर गया, कोई बात नहीं। -1 3 1, -1 3 1, -1। फिर पहले वाली लाइन को रिपीट कर दो। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए 9। सुन लेना पहले पूरी बात, 3 × 3 = 9, 9 में से माइनस का 2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। क्योंकि भाई जब आप इसको करोगे यहाँ से भी, तो आपको ये याद रखना है कि माइनस माइनस मतलब यार इतनी तो आनी चाहिए माइनस प्लस यार। अब इधर आ जाओ, माइनस का 1 और 6 × 3 = 18, तो माइनस का 19। इधर आ जाओ, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया, माइनस का 1, 2 एकम 2, 3 × 3 = 9, 2 एकम 2, 3 × 3 = 9, माइनस का 7, ठीक है भाई। फिर 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, फिर 3 दूनी 6 और 6 में से 18 गया, माइनस का 12। सुनते चलना, ये रफ काम है सारा। माइनस का 3 और 3 एकम 3, तो माइनस का 6, फिर 6 एकम 6 और ये +2, तो 8 आ जाएगा। तो देखो ये आपके वैल्यूज आ गई। अब इसको आप चाहो तो 9 11, माइनस का 19, -1 -7 5, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, फिर माइनस का 12, माइनस का 6 और 8। आप डायरेक्ट लिख लो, और इसको उठाकर अगर आपको पेपर में दिखाना ही है, मन ही है कि नहीं मैं नहीं मान रहा सर मैं तो दिखाऊंगा, तो यहाँ से उठा के लिख दो। अब ये लो, 9 आया था भैया, ये 11 आया था। टीचर थोड़ी ना पूछ रहा है ये कैसे आया था मेरे भाई, उसको इतना नहीं देखना है। रफ आप बोल दो भाई कैलकुलेशन रफ में करी, बात खत्म। नहीं कटते इस चीज़ के नंबर, हम भी ये पेपर देकर आए हैं और हमने इतने बच्चों को कराया, तो हमें पता है नंबर नहीं कटेंगे इस चीज़ के। लो भाई कितनी जल्दी तैयार हो गया।
नहीं तो आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कोफैक्टर में गलती हो जाएगी, साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, 10 चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब बस फटाक से इन्वर्स बना दो। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिख दो पहले तो, एडजॉइंट लिख दो, अब पुट कर दो -26, जो भी आया है उसको एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दो। आई होप इनवर्स आपको समझ में आया होगा। अब सीधा फाइनल चीज पे चलते हैं। ठीक है भाई। इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है, ध्यान से सुनना भाई। तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो 3 इक्वेशन दी जाती है बेटा, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ax = b। किसी भी इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्या क्या है सब बताऊंगा। ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, ये वेरिएबल होती है और रिजल्ट होता है उसका। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना होता है। उसके लिए आप क्या करते हो, दोनों तरफ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा ना रिवीजन की तरह चल रहे हैं हम, और रिवीजन में भी काफ़ी डेप्थ में कवर कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी बनेगा, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो a इनवर्स b करके आएगी। तो बेसिकली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनवर्स की आवश्यकता होती है, और मैंने अभी आपको कहा था मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन अभी हम और करने वाले हैं, ये वाला। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, ये देखो, इसमें इनवर्स निकालने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसमें भी आपको निकालने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसी के जस्ट बाद में आपको मेरी एक और वीडियो दिखाई देगी, चैनल पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको। आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देखना। मैंने एमसीक्यू मैट्रिसेस के आगे चल के अभी आपको करवाऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो अच्छे से उसे देख लेना, भूलना मत, ताकि ऐसे और तरीके के क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इक्वेशनों को थोड़ा घुमाकर पेपर में पूछने लगा है, तो मैं हर एक टाइप को कवर करूंगा। ठीक है भाई, चलो अभी ये चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, तो ये रहा क्वेश्चन। तो देखो भाई, बेसिक पहले सीख लेते हैं ताकि हमें आगे समझ में आ पाए। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई होती है उसे आप बोलोगे दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b। आपके ऊपर पूरे को मतलब दारोमदार है, करना आप ही को, पर सुन लो पहले। सबसे पहले आप बना दो मैट्रिक्स में a 2 3 3, फिर 1 -2 1, फिर 3 -1 -2, और साथ में लगा दो XYZ, बराबर में लिख दो 5 -4 और 3। ठीक है भाई, लिख दिया। अब इसको आप a बोलते हो, इसको आप x बोलते हो, इसको आप b बोलते हो। अब यहीं से आपको सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है, फिर आपका XYZ आ जाएगा। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले लगेगा डिटर्मिनेंट, जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है। देखते चलो भाई, ये गया 2 दूनी 4, माइनस और ये प्लस, फिर 3 से अगर हम बात करें तो -2 और -3, फिर इधर से अगर हम बात करें तो -1 और +3 दूनी 6, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 3 और 2 5, 5 तिया 15, 6 में से 1 गया 5, 5 तिया 15, 15 15 30 और 10 40। अब यहाँ से अगर आपको कोफैक्टर निकालने हैं तो निकालो, मैं आपके हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ, कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं सीधा एडजॉइंट निकालूंगा, तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं सीधा एडजॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है भाई, और आपकी सहूलियत के लिए मैं ट्रांसपोज नहीं करता, मैं ट्रांसपोज बाद में करता हूँ, ताकि अगर आप लिखना चाहो तो एडजॉइंट ऊपर लिख लो। ट्रांसपोज आ जाओ, कैसे करेंगे, बीच वाले से शुरू करेंगे, रफ में चलते हैं। -2, फिर -1, फिर 3 -2, -2 -1 3 -2। ठीक है, फिर इधर वाले से करो, 1 -2 3 1, 1 -2 3 1। ठीक है भाई, फिर उधर से आ जाओ 1 3 2 1, फिर पहले वाली लाइन रिपीट कर दो। माइनस प्लस ध्यान से करना भाई। सबसे पहले इसको 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो माइनस का है तो प्लस होगा, तो ये 5 आ गया। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, 3 एकम 3, फिर -2, तो ये भी 5 हो गया। ठीक है भाई, 3 एकम 3 -2, -1, 3 दूनी 6, तो ये भी 5 हो गया। ठीक है भाई, अब आ जाओ अगली रो पे, -3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया, 3 आ गया। फिर अगले पे आ जाओ, अच्छा ये कर दिया था ना हमने, हाँ ये वाला करो, -4 और 3 तिया 9, -13, फिर इसके बाद 3 तिया 9 और 2 एकम 2, तो ये 11 हो गया। लास्ट की तरफ हम बस हम 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 9 हो गया। माइनस प्लस की भी दिक्कत नहीं आती है, 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 हो गया। फिर -4 -3, तो -7 हो गया। अब इनको बस आपको यहाँ ट्रांसपोज करना है। लो जी, हो गया।
9 1 माइनस का 7। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे निकालना था ए इनवर्स, जो कि आराम से आ गया है, फॉर्मूला आपको पता है। अब सर डिटर्मिनेंट 40 था, एडजॉइंट आपने लिख ही दिया है, 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस का 7। अब आपको बताना है x बराबर ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स कितना होगा सर? 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस का 7। ठीक है, अब आपको जैसे ही आपने x बराबर ए इनवर्स और b लिखा है, तो यहां पर आप b लिखोगे। b है 5 माइनस का 4 और 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये कितना था? 5 3 9 था ना। हाँ, 5 इंटू 5 सर 25, 3 इंटू 4 सर 12, 9 तिया 27। ठीक है जी, फिर 5 को 5 से करा सर 25, फिर इसको इससे करा सर 52, फिर ये आपका करा सर 3, फिर इसको करो सर 25, फिर सर 44, फिर सर 21। अब इसको आप क्या करोगे सर? सॉल्व करेंगे। कैसे? आ जाओ देखते हैं सर। 25 27 में से 12 गए 15, 15 और 25 40, 52 और 3 55, 55 और 5 60 70 80। इधर आ जाओ, 25 में से 21 गया 4, 4 में से ये गया माइनस का 40। तो अब आप डिवाइड कर सकते हो आराम से। 40 को 40 से काटा 1 2, 40 को 40 से काटा -1। तो सिंपली x y और z की वैल्यू आपके सामने आ गई है। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। तो इन वेरी मीन टाइम, मतलब जरा से समय में आप ये कर सकते हो। तो अगर पेपर में इनवर्स फाइंड करना पड़ जाए, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ जाए, तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से आप इसको जल्दी कर सकते हो। और टेंशन मत लेना भाई, ये वाले क्वेश्चन और आसान होंगे। तो ये सब मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो के अंदर इससे भी और ज़्यादा मैं क्वेश्चंस कवर अप करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो ही तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और 10 बच्चे भी मेरे साथ जुड़ेंगे, 5 भी जुड़ते हैं, 1 भी जुड़ता है, उसके लिए भी पूरे मेहनत करेंगे। और जितने भी ज़्यादा बच्चे हैं हमारे, सबको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो काम दिया जा रहा है उसको करना है। अब आपको मैट्रिक्स दी गई है, जितना भी टाइम लगाकर कर सकते हो करो। फिर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे, फिर MCQ केस स्टडी हम सब करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।